you are new here, then do subscribe to my channel, hit the bell icon, like, comment and share my video. हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम जो चैप्टर करने वाले हैं उसका नाम सैल्वाटोर है एंड ये आपकी इकोस बुक का फर्स्ट चैप्टर है। एंड चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं इस चैप्टर के जो ऑथर है विलियम सॉमरसेट मॉम, इनकी लाइफ के बारे में आपके साथ कुछ डिस्कशन करना चाहती हूँ। एंड मैंने अपने स्टूडेंट से भी ये बात कही है, मैं आप लोग से भी कहूँगी कि जब भी आप लोग कोई भी चैप्टर या पोएम पढ़ो तो प्लीज़ मेक श्योर करो कि उसके ऑथर या पोएट के बारे में आप लोग थोड़ा बहुत पढ़ लो। इससे क्या होता है ना, चैप्टर या पोएम पढ़ते समय आप बहुत रिलेट कर पाओगे। एंड एग्ज़ाम में आना नहीं आना वो इरेलीवेंट है, पर इनके बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। सो सैल्वाटोर के जो ऑथर है उसका नाम है विलियम सॉमरसेट मॉम। ये मॉगम नहीं होगा, ये मॉम होगा प्रोनाउंसिएशन। इनका जन्म होता है 25 जनवरी 1874 को फ्रांस में, एंड इनकी डेथ हो जाती है 16 दिसंबर 1965 जब इनकी उम्र 91 की होती है, एंड वहीं फ्रांस में डेथ होती है। इन्होंने अपनी स्कूलिंग की है द किंग स्कूल कैंटरबरी से, उसके बाद उन्होंने अपनी फर्दर स्टडीज़ की है हिडलबर्ग यूनिवर्सिटी से, एंड अपनी मेडिकल की पढ़ाई इन्होंने कंप्लीट की सेंट थॉमस हॉस्पिटल मेडिकल स्कूल से। उनकी ऑक्यूपेशन यहाँ पे लिखी है कि वो एक प्ले राइट रह चुके हैं, नॉवलिस्ट रह चुके हैं, एक शॉर्ट स्टोरी राइटर रह चुके हैं, और उनकी वाइफ का नाम है सीरी वेलकम। एंड उनकी शादी हुई थी 1917 में और डिवोर्स हो जाता है 1929 में। एंड एक डॉटर रहती है जिनका नाम है मैरी एलिजाबेथ मॉम। सो गाइज, सॉमरसेट मॉम के जो पेरेंट्स होते हैं, मॉम डैड, उनकी डेथ बहुत तब हो जाती है जब सॉमरसेट मॉम बहुत छोटे होते हैं। आई थिंक 10 साल के भी नहीं होते हैं, हाँ मैंने यहाँ पे लिखा भी है। एंड उन्हें उनके पिटर्नल अंकल बड़ा करते हैं, वो उसके गार्जियन बन जाते हैं, उनके गार्जियन बन जाते हैं बेसिकली। एंड वो काफ़ी थोड़े इमोशनली कोल्ड स्वभाव के रहते हैं, ज़्यादा प्यार देना या ज़्यादा नरमी से बिहेव करना वैसा नहीं रहता उनका रिलेशन। सो सॉमरसेट मॉम जो है उनको लॉयर नहीं बनना था, उनकी फैमिली में सभी लॉयर हैं, उनको लॉयर नहीं बनना था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मेडिकल की पढ़ाई की एंड वो फिजिशियन के तौर पे क्वालिफाई किया उन्होंने। एंड देन उन्होंने अपनी पहली नॉवल लिखी जिसका नाम था लीजा ऑफ लैम्बेथ इन द ईयर 1897। ये जो नॉवल थी गाइज, ये कुछ फ्यू वीक्स में सोल्ड आउट हो गई थी। सो जब इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला उन्हें तो ही थॉट कि वाई नॉट ऑप्ट फॉर दिस। जब इनका ये एक पैशन भी है एंड इनको रिस्पॉन्स भी अच्छा मिल रहा है, सो उन्होंने अपना करियर फिर स्विच कर लिया। नाउ मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे नोट डाउन किया गाइस। ऑफकोर्स मैंने ज़्यादा कुछ नहीं लिखा है बिकॉज हम उनकी ऑटोबायोग्राफी नहीं पढ़ रहे हैं, पर हाँ कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पे नोट डाउन की है। सॉमरसेट मॉम 6 ब्रदर्स रहते हैं दोनों टोटल, एंड सॉमरसेट उसमें 4th नंबर पे रहते हैं। एंड उनकी फैमिली को भी लगा था कि सॉमरसेट मॉम भी लॉयर बनेंगे, जैसे कि सॉमरसेट मॉम के जो बड़े भाई है विस्काउंट मॉम, वो भी लॉयर बनते हैं। एंड इनकी जो मॉम का जब डेथ हो जाता है, मदर का जब डेथ होता है, इनकी मॉम की डेथ होती है बिकॉज ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। सो वो इतना ट्रॉमेटाइज्ड हो जाते हैं, इतना डेविस्टेटेड फील करते हैं कि अपनी मॉम की फ़ोटो वो हमेशा अपने सिरहाने ज़िंदगी भर लेके सोते हैं। एंड उसके बाद क्या हुआ गाइस, उन्होंने लिखना स्टार्ट किया था 15 साल की उम्र से जब वो एक टीनेजर थे। एंड ही ऑलवेज वांटेड टू बी एन ऑथर, बट वो अपने गार्जियन को बता नहीं पाए, अपने पेटर्नल अंकल को। एंड उसके बाद उन्होंने अपनी पूरी जो पढ़ाई थी नेक्स्ट 5 ईयर्स की, उन्होंने अपनी मेडिसिन की पढ़ाई कंप्लीट की सेंट थॉमस हॉस्पिटल मेडिकल स्कूल इन लैम्बेथ वहाँ पे। एंड इन 1897 में उन्होंने पब्लिश किया अपना पहला नॉवल लीजा ऑफ लैम्बेथ, अ टेल ऑफ वर्किंग क्लास अडल्टरी एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेज। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये बहुत जल्दी सोल्ड आउट हो गया था। उसके बाद क्या हुआ, थोड़ा सा उनके पर्सनल लाइफ के बारे में जानते हैं कि मॉम जो है वो एक रिलेशनशिप में एंटर करते हैं सीरी वेलकम के साथ। सीरी वेलकम ऑलरेडी किसी की वाइफ होती है उस समय, द वाइफ ऑफ हेनरी वेलकम। सीरी वेलकम की सेकेंड मैरिज होती है सॉमरसेट मॉम के साथ। एंड एंड हेनरी वेलकम कौन होते हैं, एन अमेरिकन बॉर्न इंग्लिश फार्मास्यूटिकल मैग्नेट। एंड उन दोनों की एक डॉटर होती है सीरी वेलकम एंड हेनरी वेलकम की, जिनका नाम होता है मैरी एलिजाबेथ। बट हेनरी वेलकम उसे डिवोर्स दे देते हैं बिकॉज ही गॉट टू नो दैट शी इज़ इन रिलेशनशिप विद सॉमरसेट मॉम। एंड फिर May 17 में क्या होता है, 1917 में क्या होता है गाइस, उसके बाद सीरी वेलकम एंड सॉमरसेट मॉम शादी कर लेते हैं। उनकी डिवोर्स भी मैंने बताया आपको फर्स्ट स्लाइड में कि हो जाता है, आई थिंक 12 to 13 ईयर्स बाद हो जाता है। एंड यहाँ पे कुछ नोटेबल वर्क्स यहाँ पे मैंने कुछ मेंशन किए हैं जिनके जो काफ़ी फेमस है विलियम सॉमरसेट मॉम के, जैसे कि द रेजर्स एज, केक्स एंड एल, ऑफ ह्यूमन बॉन्डेज, द मून एंड सिक्सपेंस, लीजा ऑफ लैम्बेथ। सो गाइज लेट्स गेट स्टार्टेड। अब हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं सैल्वाटोर विच इज़ रिटन बाय विलियम सॉमरसेट मॉम, जिनके बारे में हमने अभी डिटेल में स्टडी की है। सो अब हम चैप्टर के बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं कि चैप्टर की सेटिंग क्या है, या चैप्टर को किस टर्म में लिखा गया है, किस नरेटिव फॉर्म में लिखा गया है, किस टेक्निक से लिखा गया है। एंड देन एक शॉर्ट समरी करेंगे एंड देन इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पे हम आएंगे।
सो विलियम सॉमरसेट मॉम ने ये जो स्टोरी लिखी है, ये काफ़ी शॉर्ट स्टोरी है, बहुत छोटी सी कहानी है, बहुत सिंपल है एंड बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, एंड ये थर्ड पर्सन नरेटिव टेक्निक से लिखी गई है। और जो ऑथर है वो हमें रीडर्स को बताना चाहते हैं इस पूरी कहानी के द्वारा एक कहानी फिशरमैन की, जिसका नाम है साल्वाटोर, जिसके नाम के ऊपर इस चैप्टर का भी नाम लिखा गया। एंड बाय द एंड ऑफ द स्टोरी यू विल गेट टू नो कि वाई दिस चैप्टर इज़ नेम्ड आफ्टर हिम। आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से, मैं भी आपको एक्सप्लेन करूँगी, जो कि एक इटालियन आइलैंड में रहता है। सो अब इस स्टोरी की थोड़ी सेटिंग समझ लेते हैं कि ये स्टोरी बेसिकली कहाँ है, कहाँ पे हुई थी, कहाँ सिचुएटेड था जगह, साल्वाटोर बेसिकली रहता कहाँ था एंड ऑल दैट थिंग। तो ये जो सेटिंग है स्टोरी की, एक छोटे से आइलैंड पे होती है, इटालियन आइलैंड, जैसा कि मैंने कहा। ये एक सीसाइड विलेज है इन सदर्न इटली, जिसका नाम है इस्किया। बहुत से बच्चे इसे इस्चिया बोलते हैं, विच इज़ रॉन्ग। इसका प्रोनाउंसिएशन इस्चिया नहीं है, इसे इस्किया कहते हैं। एंड आप देखोगे कि ये जो प्लेस दिखाया है यहाँ पे, एक विलेज, एकदम छोटा सा विलेज। आपको पता होगा विलेज में कितनी शांति होती है एज़ कम्पेयर टू एटलीस्ट सिटी लाइफ। विलेज लाइफ में उतना क्योस नहीं होता है, बहुत शांति होती है, बहुत पीस रहता है वहाँ पे, बहुत सिंपल लिविंग होती है वहाँ पे। तो आप पढ़ोगे जब ये चैप्टर, तो आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली फिशरमैन के जो बेटे जिसके ऊपर चैप्टर लिखा गया है, साल्वाटोर के ऊपर, उसकी लाइफ से ये प्लेस भी कितना रिलेट कर रहा है। वो भी बहुत ही साधारण सा इंसान रहता है, बहुत सिंपल लाइफ जीता है एंड वो एक सिंपल से विलेज में रहता है। सो साल्वाटोर के जो फादर रहते हैं वो फिशरमैन होने के साथ साथ एक छोटा सा वाइन यार्ड भी ओन करते हैं, उनका एक वाइन यार्ड भी होता है। एंड ये यहाँ पे दिखाया है कि फिशरमैन की जो लाइफ होती है, ये लोग रोज़ 6 to 7 माइल्स जाते हैं इनटू द सी बेसिकली, फ़िश को कैच करने के लिए। एंड फ़िश को कैच करने के बाद वो लोग नेपल्स जाके उसे सेल भी करते हैं। पहले तो जाके इतना टाइम लगा के उन्हें कैच करना पड़ता है, एंड देन कैच करने के बाद दे हैव टू गो टू नेपल्स एंड जाके फिर उसे सेल भी करना पड़ता है। सो आप समझ सकते हो कितना फिजिकल वर्क है इसमें, कितना लोग कितनी मेहनत करनी पड़ती होगी। काफ़ी ज़िंदगी बहुत हार्ड है इनकी, बट बहुत साधारण भी है। मतलब फिजिकल बहुत मेहनत ज़रूर है, बट ज़िंदगी बहुत साधारण, बहुत स्मूथ भी है। ये लोग अपनी लाइफ में इतना क्योस, इतना टेंशन इन्होंने नहीं लिया। ये लोग काम करते हैं फिजिकली एंड देन अपनी सिंपल सी ज़िंदगी जीते हैं। सो आप इस पूरे चैप्टर में आप सिंप्लिसिटी बहुत देखोगे जब आप पढ़ोगे, तो आपको एक इंसान के अंदर इतनी सिंप्लिसिटी दिखेगी कि आप बहुत कुछ अच्छे लेसन, लाइफ लेसन आप इस चैप्टर से सीख के जाओगे, आई एम वेरी श्योर। नाउ अब आते हैं कि जो चैप्टर है ये बेसिकली ना एक बायोग्राफिकल स्केच है, ओके। एंड जो प्रोटोगोनिस्ट है, मेन कैरेक्टर है साल्वाटोर, उनका एक स्केच है यहाँ पे, बायोग्राफिकल स्केच, जो कि बहुत ही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में फॉलो किया गया। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होता है ना गाइस, जब लाइन बाय लाइन दिखाता है। जैसे आप कोई मूवी जब आप देखने जाते हो तो उसमें क्या दिखाता है, प्रेजेंट सिचुएशन दिखाता है एंड देन पास्ट का दिखाने लगता है एंड देन अगेन प्रेजेंट एंड देन पास्ट, बट यहाँ पे एक पूरा ऑर्डर फॉलो होता है कि साल्वाटोर जब एक छोटा बच्चा था, मतलब टीनेजर था, आई मीन टू से, एंड देन उसके बाद उसकी शादी होती है, फिर वो एक मिडिल एज मैन होता है, फिर उसकी बच्चे होते हैं एंड तो उसकी पूरी जर्नी फ्रॉम अ टीनेजर टू मिडिल एज्ड मैन, एंड उसने ज़िंदगी में क्या क्या मेहनत की है, क्या क्या हार्डशिप्स देखे हैं, एंड वो सब चीज़ इसमें पूरी अच्छे से हमें दिखाई गई है। एंड हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं इसमें से। दो ये चैप्टर बहुत सिंपल है, बट आई एम वेरी श्योर आप इसमें से काफ़ी अच्छे लाइफ लेसन सीख के जाओगे। एंड अब इसकी एक शॉर्ट समरी करते हैं गाइस, ताकि हम जब चैप्टर पढ़े तो आप थोड़ा कनेक्ट कर पाओ चैप्टर के साथ। एंड ये जो मैंने आपको बताया, ये बेसिकली एक बार इसको फटाफट रिवाइज कर लेते हैं कि ये जो स्टोरी है ये बहुत शॉर्ट सिंपल है, थर्ड पर्सन नरेटिव से लिखी गई है। एंड जो ऑथर है वो हमें बताते हैं कि जो साल्वाटोर है एक इटालियन आइलैंड में रहता है एंड उसका नाम है इस्किया। एंड वो आइलैंड उसी कैरेक्टर से भी काफ़ी रिलेट करता है, सिंपल लाइफ को दर्शाता है। एंड साल्वाटोर के जो फादर रहते हैं उनका एक वाइन यार्ड भी होता है अलॉन्ग विथ हिज जॉब ऑफ बीइंग अ फिशरमैन, उनका एक वाइन यार्ड भी रहता है। एंड वो लोग पहले फ़िश को पकड़ते हैं एंड देन नेपल्स जाके सेल करते हैं। बहुत मेहनत की लाइफ होती है एंड पूरा उनकी लाइफ की जर्नी को यहाँ पे, साल्वाटोर की लाइफ की जर्नी को बहुत ही ऑर्डर वाइज यहाँ पे दिखाया गया, फ्रॉम अ टीनेजर टू अ मिडिल एज्ड मैन विथ 2 kids, ओके, विथ 2 kids एंड वाइफ। सो या नाउ अब इसकी शॉर्ट समरी करते हैं एंड देन हम इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे। बट गाइस मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि मैंने यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन किया मतलब एडिट किया है, मैं हर वर्ड के बीच में मैंने ब्रैकेट में उसकी मीनिंग भी लिखी है, ताकि आप लोग को बहुत कन्वीनियंट हो। आप लोग प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लो एंड स्क्रीनशॉट लेके एक सेपरेट फोल्डर बना लो इसका, ताकि जब एग्ज़ाम के पहले आपको अगर कुछ भी नहीं आता है तो आप ये स्क्रीनशॉट्स देख के आप रिलेट कर पाओगे मीनिंग्स, ओके। एंड सेकेंड थिंग इज़, अगर आपको कुछ भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बोलो, या मुझे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। मैं अपना हैंडल नीचे दे दूँगी इंस्टाग्राम का, या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हो। मैं अपना मेल आईडी भी नीचे मेंशन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप मुझे कहीं से भी कांटेक्ट कर सकते हो।
सो स्टूडेंट्स, अब हम इसका समरी डिस्कस करते हैं। तो ये जो पूरा चैप्टर है, दिस इज़ द स्टोरी ऑफ अ मैन नेम्ड सैल्वाटोर, वी नो दैट। एंड ये एक फिशरमैन के बेटे हैं जो हर सुबह अपना टाइम बीच पे लाई डाउन करके एकदम एंजॉय करते हुए बिताते, एकदम केयर फ्री रहते हैं व्हेन ही वाज अ टीनेजर, व्हेन ही वाज अ बॉय। देन क्या होता है, उसे एक बहुत ही खूबसूरत लड़की से, बहुत ही प्रिटी गर्ल से प्यार हो जाता है, एंड जो कि ग्रैंडे मरीना से रहती है, ग्रैंडे मरीना में रहती है। एंड देन दे बोथ गेट एंगेज्ड। एंड उसके बाद क्या होता है, अनफॉर्चुनेटली वो अपनी मिलिट्री सर्विस के दौरान, सैल्वाटोर बेसिकली, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, उसे एक बीमारी हो जाती है। उस बीमारी के बारे में हम चैप्टर में डिस्कस करेंगे। एंड डॉक्टर उसे कहते हैं कि इस बीमारी की वजह से आप एक नॉर्मल लड़के की तरह उतना फिजिकली एक्टिव नहीं रह पाओगे काम करने में, आप बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाओगे, आप थक जाओगे जल्दी। सो जो लड़की के पेरेंट्स होते हैं, जिसके साथ, जो लड़की के साथ सैल्वाटोर की सगाई होती है, उसके पेरेंट्स मना कर देते हैं कि नहीं, हम अपनी बेटी की शादी आपके बेटे से नहीं करेंगे, बिकॉज आपका बेटा फिजिकली फिट नहीं है, वो मेरी बेटी को ढंग से रख नहीं पाएगा। एंड दे जस्ट गिव दीज रीजंस, एंड वो लड़की भी रीजंस दे के मना कर देती है। बट आप देखोगे कि समटाइम्स क्या होता है ना, समटाइम्स बैड थिंग्स हैपन टू मेक अ पर्सन स्ट्रॉन्गर। कभी कभी हमारे साथ बुरा होता है ताकि हम उससे और स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, एंड हमें एक्चुअली हमारी लाइफ का एक वे मिलता है कि जो हमें फॉलो करना है। तो सैल्वाटोर के साथ भी कुछ ऐसा होता है। सैल्वाटोर उसके बाद एक लड़की से मिलता है, असंता से, जो सैल्वाटोर को बहुत पसंद करती है। जो सैल्वाटोर को किसी फेस्टिवल में देखी थी, उसने देखा था सैल्वाटोर को बेसिकली, एंड शी वॉन्टेड टू गेट मैरिड टू हिम। एंड अनएक्सपेक्टेडली बेसिकली उसके पास शादी करने के बाद सब कुछ होता है, जिसका उसने ड्रीम किया था अपनी लाइफ में। आफ्टर मैरिज ही हैड एवरीथिंग। एक स्टेबल लाइफ भी थी, वाइफ है, 2 बच्चे भी हो जाते हैं, मतलब एवरीथिंग वाज वेरी सिंपल, एंड जो उसे चाहिए था वो उसे मिल गया। उसके बेबीज़ भी होते हैं, एंड वो बहुत हार्ड वर्क करने का कोशिश करता है गाइस, डिस्पाइट हिज डिजीज़। वो कभी अपने डिजीज़ को एज अ रीज़न यूज़ नहीं करता कि मुझे ये बीमारी है तो मैं काम नहीं कर सकता। वो हमेशा कोशिश करता है बहुत मेहनत करने का, डिस्पाइट हिज डिजीज़। एंड स्टोरी के एंड पे आप देखोगे कि वो बहुत खुश है अपने बच्चों के साथ, एंड बहुत ही सिंपल साधारण जीवन जी रहा है, फिशिंग कर रहा है अपने विलेज में, एंड कुछ उतना क्योस नहीं है उसकी लाइफ में। एंड चैप्टर के एंड पे आप ये देखोगे। अब डोंट थिंक मैंने समरी में बहुत कुछ आपको नहीं बताया है। डोंट थिंक कि इस चैप्टर में इतना सा चीज़ है। आप जब पढ़ोगे देन यू विल रियलाइज़ कि इससे आपको क्या लाइफ लेसन लेना है, उसकी लाइफ में क्या क्या होता है फ्रॉम अ टीनेजर टू अ मिडिल एज्ड मैन, वो हम लोग डिस्कस करेंगे लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन में। सो गाइस, सैल्वाटोर जो नाम है, जो वर्ड है सैल्वाटोर, इसका मीनिंग मैंने लिखा है अ पर्सन और गॉड हु सेव्स पीपल फ्रॉम डेंजर। इस नाम का जो मतलब है, एक इंसान या भगवान जो लोगों को बचाता है मुश्किल से। आप देखोगे कि सैल्वाटोर अपने नाम के मीनिंग से एकदम रिलेट करता है। वो भी कुछ ऐसा ही है, वो सबको सेल्फलेसली बहुत हेल्प करता है, किसी से कुछ रिटर्न में उतना मांगता नहीं है, किसी को उतना ब्लेम नहीं करता, एंड ही इज़ ऑलवेज देयर फॉर एवरीवन। एंड उसके बाद देखिए फर्स्ट लाइन क्या लिखा है इस चैप्टर का, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आई वंडर इफ़ आई कैन डू इट। आई वंडर इफ़ आई कैन डू इट। उसके बाद मैंने देखिए ब्रैकेट में लिखा है कि ये वर्ड क्यों यूज़ किया गया है। आई हैव मैंशन दैट एज वेल। जो राइटर है वो डाउटफुल है, ही इज़ डाउटफुल वेदर ही कैन होल्ड आर अटेंशन फॉर अ फ्यू पेजेस व्हेन ही नरेट्स द स्टोरी ऑफ सैल्वाटोर। ये जो लाइन लिखी है ना, आई वंडर इफ़ आई कैन डू इट, ये लाइन हमारे लिए लिखी गई है। हम जो रीडर्स हैं, हमारे लिए ऑथर ने डायरेक्टली हमारे लिए लिखी है कि मुझे लग रहा है, क्या आई वंडर, क्या मैं कर पाऊँगा कि नहीं। मतलब क्या है, उन्हें ये भय हो रहा है, उन्हें डाउटफुल फील हो रहा है कि हमारा जो अटेंशन है वो एंड ऑफ द पेज तक होल्ड ऑन कर पाएंगे कि नहीं। अब ऐसी कोई बात जब कर देता है ना, आधी अधूरी बात, तो क्या होती है कि हमारे अंदर एक क्यूरियोसिटी जाग जाती है, कि क्या होने वाला है चैप्टर में, ऐसा क्यों कहा ऑथर ने, तो हम एकदम हुक्ड अप रहेंगे थ्रू आउट द स्टोरी। एंड टुवर्ड्स एंड आपको समझ में आएगा कि ऑथर इतना डाउटफुल क्यों थे। बिकॉज ये स्टोरी बाकी सारी स्टोरी से थोड़ी डिफरेंट है। बाकी सारी स्टोरीज़ में क्या होता है, थोड़ा ड्रामा होता है, थोड़ा थ्रिलर होता है, थोड़ा रोमांस भी होता है, एंड एवरीथिंग इज़ देयर। बट यहाँ पे इतनी सिंप्लिसिटी है ना कि ऑथर को डाउटफुल फील होता है कि क्या पता लोग इस सिंप्लिसिटी को पढ़ना पसंद करें नहीं करें, उन्हें वो इस चैप्टर में से कुछ लेसन लेना चाहे नहीं चाहे। सो दैट इज़ वाई ही रोट दिस लाइन, आई वंडर इफ़ आई कैन डू इट। ठीक है, तो हमारे रीडर्स की अटेंशन को वो होल्ड ऑन कर पाएंगे या नहीं, वो इस बात को लेकर डाउटफुल हो रहे हैं। एंड देन ही स्टार्ट्स द चैप्टर। नाउ I knew Salvatore कौन है, principal character of the story or protagonist. I knew Salvatore first when he was a boy of 15 with a pleasant face, a laughing mouth and carefree eyes.
मैंने मीनिंग लिखा है कि मैं सैल्वाटोर को तब से जानता हूँ जब से वो 15 साल का था। उसका चेहरा बहुत ही फ्रेंडली था, उसके चेहरे पे हमेशा एक मुस्कान रहती थी, आँखों में कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई वरीज नहीं। एंड ऐसा ही होता है गाइज, मतलब यंग एज में, टीन एज में जब हम छोटे होते हैं तो हमें कोई चीज़ की टेंशन नहीं होती, हम लोग बिंदास घूमते हैं। सेम विद सैल्वाटोर, सैल्वाटोर की आंखों में भी कोई टेंशन नहीं था, ही वॉज जस्ट केयर फ्री, हंसता रहता था, बहुत हंसमुख था, प्लीजेंट फेस था उसका। तो वो डिस्क्रिप्शन है, आप इसको मार्क कर सकते हो, सैल्वाटोर का डिस्क्रिप्शन है कि वो कैसा था अपने यंग एज में। एंड ही यूज टू स्पेंड द मॉर्निंग lying about the beach with next to nothing on, and his brown body was as thin as a rail. इसका मतलब क्या है कि वो अपनी सुबह कैसे बिताता था, वो बीच पे एकदम लाई डाउन करके रहता था, एंड उसकी ब्राउन बॉडी पे कुछ भी नहीं रहती। ब्राउन बॉडी मतलब जो टैन बॉडी है। अब वो लोग विलेज में रहते हैं, वो लोग धूप में काम करते हैं गाइस, तो बॉडी टैन होना इज़ वेरी कॉमन। तो उसकी जो ब्राउन बॉडी है वो इट वॉज एज थिन एज अ रेल। ये एक ईडियम है गाइस, एज थिन एज अ रेल का असली मतलब क्या होता है कि एक्सट्रीमली थिन एंड स्किनी। मैंने ब्रैकेट में लिखा है, आप कॉपी कर सकते हो। ही वॉज फुल ऑफ ग्रेस। फुल ऑफ ग्रेस का मतलब बहुत ही एलिगेंट एंड बहुत ही पॉइज्ड था वो। छोटा ज़रूर था पर बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा उधम मचाना, बहुत ज़्यादा मस्ती करना या किसी को इरिटेट करना, ये सब नहीं था। ही वॉज वेरी एलिगेंट, ही वॉज वेरी पॉइज्ड। So he was in and out of the sea all the time, swimming with the clumsy effortless stroke common to the fisher boat. यहाँ पे देखिए गाइस, क्लमजी का मतलब क्या होता है ना, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं, इसका लिटरल मीनिंग होता है कि ऑर्गेनाइज्ड वे में काम नहीं करना, बट यहाँ पे इसका मतलब है एफर्टलेसली स्विम करना। क्लमजी हम कब होते हैं, जब या तो हम काम हमें करना आता नहीं है ना, बहुत गंदी तरीके से करते हैं। एंड सेकंड क्या होता है कि हमें बहुत अच्छी तरीके से कोई काम करना आता है तो हम उतना एफर्ट नहीं देते हैं, बहुत आसानी से कर लेते हैं, तो वो थोड़ा क्लमजी लगता है। यहाँ पे इसका मतलब है एफर्टलेसली स्विम करना। तो वो आराम से ही वॉज इन एंड आउट ऑफ द सी। वो सी के अंदर बाहर तो वो ऐसे करता था जैसे कि उसके बाएं हाथ का खेल हो, एकदम एफर्टलेसली एंड एफर्टलेस स्ट्रोक का मतलब मैंने यहाँ पे लिखा है मूवमेंट्स यू मेक वाइल स्विमिंग। अगर आप लोग स्विमिंग सीखे होगे तो आप लोग को पता होगा, जिन्होंने स्विमिंग सीखी है, कि स्ट्रोक सिखाए जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ जब स्विमिंग करते हैं तो किस तरह के स्ट्रोक्स हमें लेने चाहिए, वो हमें सिखाते हैं हमारे ट्रेनर। सो यहाँ पे वो एकदम एफर्टलेस स्ट्रोक यूज़ करता था, जो फिशरमैन के लिए वहाँ पे बहुत कॉमन था। फिशरमैन वो स्ट्रोक्स यूज़ करते होंगे, तो ये भी वही स्ट्रोक को फॉलो करता था उस समय वहाँ पे इस्किया में। ये स्ट्रोक फिशरमैन यूज़ करते थे, तो ही ऑल्सो न्यू दैट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, दिस इंटायर पैराग्राफ इज़ अबाउट एक बेसिक कैरेक्टर स्केच नहीं बोलेंगे हम इसे, फिजिकल अपीयरेंस आप बोल सकते हो, वो कैसा लगता था, वो क्या करता था अपने टीनेज में जब वो छोटा था, तो ये मेंशन यहाँ पे किया गया। एंड एवरीथिंग इज मेंशनड ऑलरेडी। अब आते हैं हम नेक्स्ट पैराग्राफ पे। सो गाइस, अब सेकंड पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं। स्क्रैम्बलिंग अप द जैक्ड रॉक्स ऑन हिज हार्ड फीट, फॉर एक्सेप्ट ऑन संडेज नेवर वोर शूज, ही वुड थ्रो हिमसेल्फ इनटू द डीप वाटर विद अ स्क्रीम ऑफ डिलाइट। स्क्रैम्बलिंग का मतलब क्या होता है गाइस, मूविंग अलोंग और अप बाय क्लाइंबिंग। तो किसी भी, एंड जैक्ड का मतलब क्या होता है, बहुत ही शार्प एजेस होने वाले रॉक्स। तो अगर मैं और आप होंगे तो हम लोग के लिए इतना धार वाला रॉक पे या फिर रफ रॉक पे क्लाइंब करना कितना डिफिकल्ट होगा, बट सैल्वाटोर के लिए आसान था बिकॉज वो वहीं पे रहता था। आपने अगर क्रिश मूवी देखी है तो आप देखे होंगे कि वहाँ पे जो ऋतिक रोशन रहते हैं उनके लिए बहुत ईजी रहता है पहाड़ पे इधर से उधर जाना, बिकॉज वो ही वॉज अ नेचर बेबी इन दैट मूवी। सो बेसिकली सैल्वाटोर जो रहता है वो आसानी से क्लाइंब अप कर लेता है जैक्ड रॉक्स के ऊपर, जो काफ़ी रफ होते हैं, शार्प होते हैं। ऑन हिज हार्ड फीट मतलब वो पैर पे कुछ पहनता नहीं था, कोई भी चप्पल, कोई फुटवेयर वो नहीं पहनता था, तो उसकी फीट जो थी बहुत हार्ड हो चुकी थी। एक्सेप्ट ऑन संडेज, वो संडेज को छोड़ के कभी शूज़ नहीं पहना, कभी उसने कोई चप्पल या कोई और फुटवेयर नहीं पहना। ही वुड थ्रो हिमसेल्फ इन टू द डीप वाटर विद अ स्क्रीम ऑफ डिलाइट। थ्रो हिमसेल्फ मतलब क्या है गाइस, यहाँ पे किसी भी काम को बहुत ही एनर्जी डिटर्मिनेशन के साथ करना। तो वो एकदम आराम से, बहुत ही डिटर्मिनेशन के साथ, विद ग्रेट एनर्जी अपने आप को पानी में वो थ्रो करता विद अ स्क्रीम ऑफ डिलाइट। स्क्रीम ऑफ डिलाइट क्या होती है, एक हाई पिच साउंड होता है स्क्रीम बेसिकली, एंड डिलाइट मतलब खुशी से, हम जो हैप्पीली चिल्लाते हैं ना, yippee या हुर्रे लाइक दैट, सो वैसा। सो वो आराम से उस क्या बोलते हैं, रफ एंड शार्प रॉक्स के ऊपर चलता था अपने हार्ड फीट पे, बिकॉज वो फुटवेयर नहीं पहनता था एक्सेप्ट ऑन संडेज। एंड देन वो एकदम विथ फुल एनर्जी डिटर्मिनेशन अपने आप को वाटर में थ्रो करता था विद द स्क्रीम ऑफ डिलाइट, दैट इज़ अ हाई पिच साउंड आउट ऑफ जॉय। नाउ नेक्स्ट इज हिज फादर वॉज अ
हिज फादर वॉज अ फिशरमैन, उसके पिता भी एक फिशरमैन थे. ऑफकोर्स ब्रैकेट में लिखा इटालियन फिशरमैन हु कैचेस फिश ईदर एज अ जॉब और एज अ स्पोर्ट. एज अ स्पोर्ट क्यों लिखा है गाइस? बिकॉज मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि उसके फादर के पास एक वाइन यार्ड भी था. सो मे बी वो या तो स्पोर्ट एज अ स्पोर्ट साइड बिजनेस के तौर पे करते थे, या फिर एज अ जॉब उन्होंने करा, ये हमें नहीं पता. सो उसके पिता भी जो थे वो एक इटालियन फिशरमैन थे हु ओन्ड हिज ओन लिटिल वाइन यार्ड, जिनका खुद का एक वाइन यार्ड था. वाइन यार्ड क्या होता है गाइस? एक छोटा सा पीस ऑफ लैंड जहाँ पे अंगूर ग्रेप्स ग्रो होते हैं. एंड सैल्वाटोर एक्टेड एज नर्स मेड टू हिज 2 यंगर ब्रदर्स. नर्स मेड का मतलब क्या होता है गाइस? किसी का ध्यान रखना. सैल्वाटोर अपने दोनों भाइयों का ध्यान वैसे ही रखता था. ही वॉज नर्स मेड टू हिज 2 यंगर ब्रदर्स. अपने छोटे भाइयों का ध्यान वो बहुत ही अच्छे से रखता था. एंड देन ही शाउटेड टू देम टू कम इनशोर. इनशोर का मतलब है जो बहुत गहरे पानी में नहीं जाते, जो शोर की तरफ रहते हैं एंड वो अपने भाइयों पे चिल्ला के उन्हें बुलाता था कि तुम लोग इस तरफ आओ. व्हेन दे वेंचर्ड आउट टू फार एंड मेड देम ड्रेस व्हेन इट वाज टाइम टू क्लाइंब द हॉट वाइन क्लैड हिल फॉर द फ्रूगल मिड डे मील. तो क्या होता है, वो अपने भाइयों पे बहुत तेज़ चिल्लाता था कि तुम लोग शोर के करीब आओ, पानी में इतनी डीपली मत रहो. जब वो लोग रिस्क लेते थे एंड पानी में एकदम गहरे पानी की तरफ जाने लगते, बीच में जाने लगते वो लोग एंड काफ़ी दूर जाते, तो वो उन्हें वापस बुलाता एंड देन उनके ड्रेस को चेंज करता. एंड जब उनका बारी आता क्लाइंब करने का वाइन क्लैड को, वाइन क्लैड क्या होता है बेसिकली? जो पूरे वाइन से भर्ती होता है. सो वो उन्हें अच्छे से कपड़े वपड़े पहनाता व्हेन इट वाज टाइम टू क्लाइंब द हॉट वाइन क्लैड हिल, क्योंकि उन्हें वापस अपने वाइन क्लैड हिल को क्लाइंब करके अपने घर वापस जाना होता था फॉर द फ्रूगल मिड डे मील. सॉरी, घर नहीं जाना होता था, आई सेड इट रॉन्ग. वो लोग ऊपर क्लाइंब करके बैठ के अपना फ्रूगल मिड डे मील, अपने दोपहर का जो मील है वो लोग खाते थे. फ्रूगल का मतलब क्या होता है गाइस? बहुत ही सिंपल एंड सादा खाना, जिसका मतलब जैसे होता है ना कि रोटी एंड प्याज हो गया, रोटी एंड नमक हो गया. सो वैसा एकदम सिंपल प्लेन एंड जो बहुत, जिसका प्राइस बहुत कम होता है, जो बहुत कॉस्टिंग लिटिल बेसिकली. सो या एंड देन क्या है लिखा है? बट बॉयज इन दो सदर्न पार्ट्स ग्रो अपेस एंड इन अ लिटिल वाइल ही वॉज मैडली इन लव विद अ प्रिटी गर्ल हु लिव्ड ऑन द ग्रैंडे मरीना. She had eyes like forest pools and held herself like a daughter of the scissors. अब देखो यहाँ पे क्या होता है गाइस, सदर्न पार्ट्स उस ज़माने में उस एरिया के जो बच्चे होते हैं वो बहुत जल्दी ग्रो करते हैं. जल्दी ग्रो करना मतलब पहले आपको पता होगा कि टीनेजर में ही शादी हो जाती थी, टीनेजर में ही बच्चों को काम करना पड़ता था. तो वहाँ पे और टीनेज में बॉडी का जो ग्रोथ होता है वो भी बहुत जल्दी हो जाता है गाइस. सो क्या होता है, वहाँ पे सदर्न पार्ट्स में जो बच्चे होते थे वो लोग बहुत जल्दी ग्रो करते थे, बिकॉज फिजिकली भी उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, तो उनके मसल से थोड़ी बॉडी ग्रो कर जाती थी. एंड कुछ ही टाइम पे उसे एक बहुत ही प्रिटी सुंदर सी लड़की से प्यार हो जाता है जो ग्रांडे मरीना में रहती है. अब देखो मरीना ग्रांडे क्या है? ये मेन पोर्ट है उस आइलैंड का, ऑफ द आइलैंड ऑफ कैप्री इन इटली, टू द नॉर्थ ऑफ द मेन टाउन ऑफ कैप्री एंड एट द फुट ऑफ द माउंट सोलारो. ये पर डिस्क्रिप्शन दिया मैंने कि बेसिकली ग्रांडे मरीना है कहाँ पे. शी हैड आइज़ लाइक फॉरेस्ट पूल्स. फॉरेस्ट पूल्स क्या है गाइस? जिसमें बहुत डेप्थ हो एंड जो बहुत खूबसूरत हो. आपने मूवीज़ में इस तरह की लाइंस बहुत सुनी होगी कि तुम्हारी आंखों में बहुत गहराई है एंड XYZ. सो यहाँ पे उसकी आंखों को फॉरेस्ट की पूल्स से कंपेयर किया गया है, मतलब उसकी आंखों में बहुत डेप्थ है, बहुत खूबसूरत है उसकी आंखें, ऐसा कहा जा रहा है. एंड हेल्ड हरसेल्फ लाइक अ डॉटर ऑफ सीजर्स. सीजर का, जूली सीजर आपने पढ़ा होगा, उनकी डॉटर का नाम था जूलिया. तो शी वॉज अ प्रिंसेस. तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि वो खुद को सीजर की बेटी से कम नहीं समझती थी, वो खुद को प्रिंसेस से कम नहीं समझती थी. देवर अफियान्स्ड का मतलब क्या है? देवर बेसिकली इंगेज टू बी मैरिड. उनकी इंगेजमेंट हो चुकी थी एंड देवर अबाउट टू गेट मैरिड, बट दे कुड नॉट मैरी टिल सैल्वाटोर हैड डन हिज मिलिट्री सर्विस. बट उनकी शादी तब तक नहीं हो सकती थी जब तक सैल्वाटोर अपना मिलिट्री सर्विस कंप्लीट नहीं कर लेता. एंड व्हेन ही लेफ्ट द आइलैंड विच ही हैड नेवर लेफ्ट इन हिज लाइफ बिफोर टू बिकम अ सेलर इन द नेवी ऑफ किंग विक्टर इमैनुअल, ही वेप्ट लाइक अ चाइल्ड. एंड जब उसकी बारी आई अपने विलेज को छोड़ के जाने की, जो उसने अपनी लाइफ में कभी नहीं छोड़ा था अपने आइलैंड को बेसिकली. एंड अपने आइलैंड को छोड़ के वो सेलर बनने जा रहा था. जो सेलर कौन होता है? जो बोट को सेल करता है बेसिकली. एंड किंग विक्टर इमैनुअल कौन थे? फर्स्ट किंग ऑफ इटली. तो उनकी नेवी में वो एज अ सेलर ज्वाइन इन करने वाला था. एंड जब उसे अपना आइलैंड लाइफ में पहली बार छोड़ के जाना पड़ा तो ही वेप्ट लाइक अ चाइल्ड. इसका मतलब क्या है? ही वेप्ट लाइक अ चाइल्ड मतलब एक बच्चा जो होता है, जो छोटी छोटी चीज़ों के लिए एकदम बिना सोचे समझे रोने लगता है, तो उस तरीके से वो बच्चों की तरह रोने लग गया था. एंड बड़े क्या होते हैं? बड़े थोड़ी मच्योरली चीज़ों को हैंडल करते हैं. अगर रोना आता भी है तो नहीं रोते, एक्सप्रेस नहीं करते, बट ही वॉज एक्सप्रेसिंग हिमसेल्फ, ही वॉज क्राइंग लाइक अ चाइल्ड. सो या इट वॉज हार्ड फॉर वन हु हैड नेवर बीन लेस फ्री
who had never been less free than the birds to be at the beck and call of others। क्या होता है यहाँ पे बता रहे हैं कि ये एक इंसान के लिए बहुत हार्ड है जो एक टाइम पे एकदम एक बर्ड की तरह फ्री रहा है अपनी लाइफ में, एंड अब उसे अचानक से हर किसी के बैक एंड कॉल पे अवेलेबल रहना है। मतलब एक इंसान जो एकदम फ्रीडम में रहा है, एकदम बर्ड की तरह अपनी लाइफ को उसने जिया है फ्रीली, अब उससे किसी के बैक एंड कॉल पे अवेलेबल रहना है। बैक एंड कॉल क्या होता है? रेडी टू डू समथिंग फॉर सम वन एनी टाइम यू आर आस्क्ड। कभी भी कुछ भी उसे बोला जाए तो उसे करना पड़ेगा। इट वॉज हार्डर स्टिल टू लिव इन अ बैटल शिप विद स्ट्रेंजर्स इंस्टेड ऑफ इन अ लिटिल वाइट कॉटेज अमंग द वाइन्स। उसके लिए बहुत हार्ड था एक बैटल शिप में रहना अनजान लोगों के साथ, जबकि वो एक छोटे से वाइट विलेज में रहता था अमंग द वाइन्स। सो बैटल शिप में रहना वॉज वेरी डिफिकल्ट दैन स्टेइंग इन हिज लिटिल वाइट कॉलेज आई एम सेइंग कॉटेज अमंग द वाइन्स। And when he was ashore to walk in noisy, friendless cities with streets so crowded that he was frightened to cross them, and जब वो सेलिंग नहीं कर रहा होता था तो उसके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता था वॉक करना इतनी नॉइजी जगह पे। फ्रेंडलेस सिटीज़ क्यों? बिकॉज उस सिटी में उसके कोई फ्रेंड्स नहीं थे। फ्रेंडलेस सिटी इसलिए बिकॉज वहाँ पे उसके कोई दोस्त नहीं थे, एंड वहाँ की जो स्ट्रीट्स थी बहुत क्राउडेड थी। सो ही यूज़ टू बी वेरी फ्राइटेंड। आप देखोगे कि अगर आप लोग किसी छोटे शहर से या कोई छोटे विलेज से ऑल ऑफ अ सडन आप किसी शहर में जाते हो तो वहाँ पे रहना एक बार के लिए मुश्किल हो जाता है, बिकॉज वहाँ पे इतना क्राउडेड एरिया होता है, इतने सारे लोग होते हैं। तो सेम सैल्वाडोर के साथ होता है कि उसके लिए इतने नॉइजी एरिया में जहाँ पे इतने क्राउड है, इतने लोग हैं, ही यूज टू गेट फ्राइटेंड टू क्रॉस दैट रोड। when he where were we when he had been used to silent paths and the mountains and the sea। जबकि वो हमेशा अपनी लाइफ उसने साइलेंट पाथ्स एंड माउंटेन्स में बिताई है जहाँ पे बहुत पीस रहा है। मतलब आप समझ सकते हो कि एक इंसान जिसने एकदम अपनी पीसफुल लाइफ बिताई है माउंटेन्स में, सी में, शांत एरिया में जहाँ पे इतना क्राउड नहीं है, तो उसके लिए ऑल ऑफ अ सडन सिटी लाइफ बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी। I suppose it had never struck him that Ischia, which he looked at every evening to see what the weather would be like next day, or Vesuvius early in the dawn, had anything to do with him at all. But when he ceased to have them before his eyes, he realized in some dim fashion that they were as much part of him as his hands and his feet. So यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि नरेटर बोल रहे हैं, ऑथर बोल रहे हैं बेसिकली कि उसे ये बात कभी नहीं स्ट्रक की होगी कि इस्किया जहाँ पे वो रोज़ शाम को एंजॉय करता था व्यू, जो एक ब्यूटीफुल आइलैंड था, सनसेट वो देखता था, एंड आज का मौसम देख के वो कल का मौसम से गेस करता था कि कल कैसा मौसम हो सकता है। एंड वेसुवियस जो एकदम पर्ली लगता था, पर्ली मतलब एकदम मोती की तरह चमकता था बेसिकली, सुबह सुबह एकदम मोती की तरह शाइन करता था, उसे कभी नहीं लगा था हैड एनीथिंग टू डू विथ हिम एट ऑल। उसे कभी नहीं लगा होगा कि ये प्लेस मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंस होल्ड कर सकता है कभी। बट वेन ही स्टॉप टू हैव देम बिफोर हिज आइज ही रियलाइज इन सम डिम फैशन। बट जब अब वो उन जगहों को देख नहीं पा रहा है, वो सिटी लाइफ में रह रहा है, वो इस्किया में नहीं है, वो वेसुवियस को देख नहीं पा रहा है, तो उससे डिम मतलब एक बहुत ही सीरियस फैशन में उसे रियलाइज़ होता है कि वो जगह, वो आइलैंड उसके लाइफ का वैसा ही हिस्सा जैसे हमारे हाथ और पाँव हमारे बॉडी का होता है। तो इससे हम ये समझते गाइस कि बहुत बार क्या होता है, बहुत बार हमारे पास जो चीज़ होती है हमें तब उसकी इंपॉर्टेंस रियलाइज़ नहीं होती है, बट हमसे वो चीज़ ले ली जाती है तब हमें उसकी इंपॉर्टेंस का रियलाइजेशन होता है। सो उसने कभी नहीं सोचा होगा कि वो आइलैंड उसके लिए इतना इंपॉर्टेंस होल्ड करेगा, बट जब उसने यहाँ शिफ्ट किया सिटी लाइफ में तब उसे रियलाइज़ हुआ कि इस्किया एंड वेसुवियस भी उसके लिए कितने इंपॉर्टेंट है, जस्ट लाइक हमारे हाथ और पाँव हमारे बॉडी के लिए होते हैं, तो वैसे ही वो भी उसके लाइफ का हिस्सा है। ही वॉज ड्रीटफुली होम सिक। ड्रीटफुली का मतलब क्या होता है गाइज? वेरी बैडली। वो बहुत बुरी तरीके से अपने घर को मिस कर रहा था। बट इट वॉज हार्डेस्ट ऑफ ऑल टू बी पार्टेड फ्रॉम द गर्ल ही लव्ड विथ ऑल हिज पैशनेट यंग हार्ट। पर उससे भी ज़्यादा उसके लिए हार्ड क्या हो रहा था? उस लड़की से दूर रहना जिससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करता था। एक तो वो टीनेजर था एंड शी वॉज हिज फर्स्ट लव, सो ही वॉज मिसिंग हर अलॉट He wrote to her long, ill-spelled letters in which he told her how constantly he thought of her and how much he longed to be back. वो उसे लेटर लिखता था एकदम बच्चों वाली हैंड राइटिंग में। इल स्पेल्ड लेटर्स मतलब चाइल्ड लाइक हैंड राइटिंग। आई गेस गाइज यहाँ पे थोड़ा मीनिंग्स मैंने मिसप्लेस कर दिया, प्लीज़ इसको समझना कि किसका मीनिंग है, मैं बता भी दूंगी। He wrote to her in his childlike handwriting long, ill-spelled letters in which he told her how constantly he thought of her and how much he longed to be back. So उस लेटर में वो लिखता था जिसमें स्पेलिंग्स मिस्टेक काफ़ी होती थी कि वो कितना ज़्यादा उसके बारे में सोच रहा है एंड वो कितना ज़्यादा क्रेव कर रहा है वापस वहाँ आने के लिए। ही वॉज सेंट हियर एंड देयर टू स्पेजिया, टू वेनिस, टू बैन एंड फाइनली टू चाइना। उसे अपने मिलिट्री सर्विस के दौरान काफ़ी जगह भेजा गया था, तो ये सब जगह को आप अंडरलाइन कर लो, ये आरटीसी में आ सकता है।
Here he was sent here. Here he fell ill of some mysterious ailment that kept him in hospital for months. और वहाँ पे उसे कुछ ऐसी स्ट्रेंज सी बीमारी हो गई जिसकी वजह से उसे हॉस्पिटल में महीनों गुजारने पड़े. He bore it with the mute and uncomprehending patience of a dog. मतलब वो चुपचाप इस चीज़ को सहता गया. अनकम्प्रीहेंडिंग का मतलब है लैकिंग अंडरस्टैंडिंग. मतलब उस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग उसे नहीं थी कि कितनी सीरियस है बीमारी है कुछ भी. एंड पेशेंस ऑफ अ डॉग का मतलब क्या होता है, ये ईडियम में भी यूज़ कर किया जाता है. आपने सुना होगा कि पेशेंट डॉग गेट द थिक बोन और समथिंग लाइक दैट. तो एक डॉग की तरह वो पेशेंट रहता था. तो यहाँ पे पेशेंस डॉग यहाँ पे कंपेयर किया जा रहा है उसके पेशेंस को एज अ डॉग, बिकॉज ये ईडियम है कि एक डॉग जो बहुत पेशेंटली वेट करता है उसे सबसे ज़्यादा थिक बोन मिलता है खाने को. सो वो सब कुछ चुपचाप सह रहा था क्योंकि उसे इतना समझ में नहीं आया कि कितनी सीरियस डिसीजन क्या है. एंड ये जो ब्रैकेट में गाइस लिखी हुई है ये प्लीज़ रोमैटिज़म के बगल में लिखा जाता है, पर यहाँ आई गेस कुछ मिस्टेक हो गया, तो प्लीज़ आप इसको ठीक कर लेना. मैंने अभी देखा ये. व्हेन ही लर्नड दैट इट वाज अ फॉर्म ऑफ रोमैटिज़म, एंड रोमैटिज़म के लिए ये ब्रैकेट में जो मैंने लिखा है डॉग के बाद वो उसका मीनिंग होगा. Any disease marked by inflammation and pain in the joints, muscles, or fibrous tissue, especially rheumatoid arthritis. It is a kind of arthritis basically, but not arthritis. इसमें क्या होता है, आपकी बॉडी में ना बहुत पेन होता है, जॉइंट्स में स्टिफ हो जाते हैं आपके मसल्स, इन्फ्लेमेशन बहुत होती है आपकी बॉडी में, एंड काम करने में बहुत प्रॉब्लम होता है. तो उसे रिमैटिज़म हो चुका था. व्हेन ही लर्न दैट इट वाज अ फॉर्म ऑफ रिमैटिज़म दैट मेड हिम अनफिट फॉर फर्दर सर्विस, हिज हार्ट एक्सल्टेड. जब उसे पता चला कि उसे बीमारी हो गई है एंड इस बीमारी की वजह से वो ये सर्विस करने के लिए अनफिट हो जाता है. आपको पता हो किसी मिलिट्री सर्विस में अगर आप फिजिकली फिट नहीं हो तो वो आपको नहीं ले सकते. अगर आपकी आई में कुछ प्रॉब्लम है या फिर कुछ भी आपको प्रॉब्लम है तो वो लोग आपको नहीं लेंगे. सो इनफैक्ट इसे दुखी होना चाहिए, बट ही वॉज़ वेरी हैप्पी. ही वॉज़ फीलिंग वेरी हैप्पी बिकॉज इसका यहाँ पे इस ट्रेन सी जगह पे एकदम भी मन नहीं लग रहा था. ही वॉज़ फीलिंग वेरी होम सिक एंड या फॉर ही कुड गो होम. ही वॉज़ वेरी हैप्पी बिकॉज अब वो घर जा सकता था वापस. एंड ही डिड नॉट बॉदर. इनफैक्ट ही स्कार्सली लिसन्ड व्हेन द डॉक्टर्स टोल्ड हिम दैट ही वुड नेवर अगेन बी क्वाइट वेल. एंड उससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ा कि उसे ये बीमारी हुई है या फिर, एंड स्कार्सली मतलब उसने हार्डली डॉक्टर की बात को सुना जब डॉक्टर से कह रहे थे कि तुम कभी उतने ठीक वापस नहीं हो पाओगे, मतलब तुम कम्प्लीटली कभी रिकवर नहीं करोगे बिकॉज दिस डिजीज़, इसका कोई प्रॉपर क्योर नहीं है. इसका पेन कम या ज़्यादा हो सकता है बट ये कम्प्लीटली क्योरेबल नहीं है. उसने इस बात में ध्यान नहीं दिया बिकॉज उसकी हैप्पीनेस जो थी वापस जाने की वो उस थॉट से ज़्यादा उसको ओवरलुक कर रही थी, ओवर पावर कर रही थी बेसिकली. या what did he care when he was going back to the little island he loved so well, and the girl who was waiting for him. हु वॉज वेटिंग फॉर हिम होगा गाइज. आई थिंक बीच में कुछ मिस्टेक्स हुए, आप टैली कर लेना प्लीज़. एंड देन यहाँ पे क्या लिखा है, वो क्या चीज़ के बारे में कंसर्न था सबसे ज़्यादा, अपने हेल्थ को लेकर, अपने हेल्थ से भी ज़्यादा. ही वॉज मोर कंसर्न अबाउट गोइंग बैक टू दैट लिटिल आइलैंड जिसको वो इतना मिस कर रहा था, एंड उस लड़की के पास जाना जिसके लिए वो इतना वेट कर रहा था. हु वॉज वेटिंग फॉर हिम, जो लड़की इसके लिए वेट कर रही है बेसिकली, एंड ये भी उसके लिए काफ़ी क्रेव कर रहा था मिलने के लिए. सो बेसिकली हमने क्या पढ़ा गाइस कि वो बहुत ज़्यादा होम सिक फील कर रहा था एंड उस लड़की को बहुत याद कर रहा था. उसे लेटर्स लिखता था, इल स्पेल्ड लेटर्स. उसे काफ़ी ट्रांसफ़र उसका हुआ एंड देन वो बीमार पड़ गया, उसे रिमैटिज़म हो गया. एंड रिमैटिज़म में वो बेसिकली फिजिकली बहुत एक्टिव काम नहीं कर सकता था, तो उसे सर्विस से निकाल दिया गया. ही वॉज़ वेरी हैप्पी. उसने डॉक्टर की बात पर ध्यान ही नहीं दिया बिकॉज ही वॉज मोर कंसर्न अबाउट गोइंग बैक होम एंड मीटिंग दैट गर्ल. सो या नेक्स्ट, व्हेन ही गॉट इनटू द रोइंग बोट. रोइंग बोट क्या होता है, एक छोटा सा बोट, अ स्मॉल बोट दैट इज मूव्ड बाय पुलिंग ओर्स. ठीक है, जिसमें आप फ्लैट एंड होंगे, एक बड़ा सा स्टिक टाइप का होता है ना जो अपने जिसे रो करते हैं बेसिकली, वो वाला. That met the steamer from Naples and was rowed ashore. He saw his father and mother standing on the jetty. जेटी क्या होती है गाइस, एक लैंडिंग स्टेज होता है, एक स्मॉल पायर होता है एट विच बोट्स कैन डॉक और बी मूव्ड. आप कभी भी अगर स्टीमर से आना जाना करोगे तो आपको पता होगा कि जेटी क्या होती है. जेटी इज़ लाइक अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम वेट करते हैं, स्टीमर से उतरते हैं, स्टीमर पे चढ़ते हैं. सो बेसिकली जब वो रोइंग बोट में बैठा एंड देन ही केम दिस साइड, अपने घर वो वापस आता है, जो स्टीमर को मेट की फ्रॉम नेपल्स एंड देन वो आया एंड उसके पेरेंट्स उसका वेट कर रहे थे एंड हिज टू ब्रदर्स ऑल्सो. उसके पेरेंट्स भी थे और उसके वो दोनों भाई भी थे जो बिग बॉयज़, मतलब जो बड़े हो चुके थे अब. एंड ही वेव टू देम. जब आप वापस आ रहे होते हो ना तो आपको जेटी दिखना स्टार्ट हो जाती है दूर से ही, तो आपको दिख जाएगा कि कोई आपका वेट कर रहा है, तो आप उनको हैंड वेव कर सकते हो या आप उनको देख सकते हो, आई कॉन्टैक्ट कर सकते हो. तो वो अपनी फैमिली को देख के उन्हें दूर से वेव करने लग जाता है. His eyes searched among the crowd that waited there for the girl.
उसकी आंखें लेकिन सबको देख के खुश ज़रूर हुई, बट ही वॉज सर्चिंग फॉर दैट गर्ल ऑल्सो, कि वो जिससे वो इतना प्यार करता है वो कहाँ पे है. ही कुड नॉट सी हर, उसे वो लड़की कहीं नहीं दिखी. देर वॉज अ ग्रेट डील ऑफ किसिंग वेन ही जम्प्ड अप द स्टेप्स एंड दे ऑल इमोशनल क्रिएचर्स क्राइड अ लिटिल वेन दे एक्सचेंज देयर ग्रीटिंग्स. सो जब वो उतरता है, जेटी पे आता है, तो उसकी मॉम उसे बहुत किस करती है, उसके फोरहेड पे, चीक्स पे. उसके भाई लोग उसे बहुत हक करते हैं, मतलब बहुत फैमिली मोमेंट होता है उन लोग का. एंड सब इमोशनल हो जाते हैं, सब थोड़ा बहुत रोते भी हैं एंड ग्रीटिंग्स एक्सचेंज करते हैं इतने टाइम बाद मिलते हैं. तो ही आस्क्ड वेयर द गर्ल वॉज, एंड उसके बाद वो पूछता है कि वो लड़की कहाँ पे है. उस लड़की का नाम यहाँ पे मेंशन नहीं किया बिकॉज ऑथर को ऐसा लगता है कि उस लड़की ने साल्वाटोर के लाइफ में कोई इतना इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं प्ले किया, या उस लड़की को नाम देके उसे इतना इंपॉर्टेंस नहीं देना होगा, इसलिए नरेटर ने यहाँ पे उसका नाम नहीं मेंशन किया. So his mother told him that she did not know. They had not seen her for 2 or 3 weeks. So in the evening, when the moon was shining over the Placide Sea and the lights of Naples twinkled in the distance, he walked down to the Grande Marina to her house. सैल्वाटोर की मॉम उसे कहती है कि हमें नहीं पता वो कहाँ पे, हमने उसे 2-3 हफ्तों से नहीं देखा है. तो शाम होते ही जब मून निकल जाता है, मून शाइन कर रहा होता है, प्लेसाइड का मतलब बहुत ही काम एंड पीसफुल, एकदम शांत एंड काम एंड पीसफुल सी के ऊपर मून आ जाता है, मतलब जब शाम हो जाती है. एंड नेपल्स की जो लाइट्स है वो ट्विंकल कर रही होती है, मतलब लाइट्स, इवनिंग की जो लाइट होती है वो ऑन हो जाती है. तब वॉक करके ग्रैंडे मरीना जाता है उस लड़की के घर तक. शी वॉज सिटिंग ऑन द डोर स्टेप विथ हर मदर. वो गेट के बाहर जो हमारी डेली होती है, जो वहाँ पे गेट के बाहर, वहाँ पे वो बैठी होती है अपनी मॉम के साथ. ही वॉज अ लिटिल शाय बिकॉज ही हैड नॉट सीन हर फॉर सो लॉन्ग. उसे काफ़ी शाय फील हो रहा होता है बिकॉज वो उस लड़की से काफ़ी टाइम बाद मिल रहा होता है, बिकॉज इंगेजमेंट होने के जस्ट बाद ही उसकी मिलिट्री सर्विस स्टार्ट हो जाती है, तो वो लोग को इतना गेट लॉन्ग होने का टाइम नहीं मिलता. सो ही वॉज फीलिंग वेरी शाय. He asked her if she had not received the letter that he had written to her to say that he was coming home. तो वो उससे पूछता है क्या तुम्हें वो चिट्ठी नहीं मिली जो मैंने तुम्हें भेजी थी कि मैं वापस आ रहा हूँ. मतलब वो इनडायरेक्टली बात करने की कोशिश कर रहा है कि वो क्यों नहीं आए वहाँ पे. तो yes, they had received a letter and they had been told by another of the island boys that he was ill. तो क्या होता है गाइस कि उन लोग को लेटर मिलता है एंड वो लोग को आइलैंड में ही किसी और लड़के के थ्रू पता चलता है कि सैल्वाटोर बीमार पड़ चुका है, सैल्वाटोर को रोमैटिज्म हो चुका है. येस, दैट वाज व्हाई ही वाज बैक एंड दैट इज़ व्हाई वो वापस आए, ये भी उन्हें पता चल जाता है. वाज इट नॉट अ पीस ऑफ लक. तो वो ऐसा पूछता है क्या ये एक लक से कम नहीं है. डोंट यू फील कि आई एम लकी कि मैं वापस आ पाया. ओह बट दे हैड हर्ड दैट ही वुड नेवर बी क्वाइट वेल अगेन. बट वो लोग ने क्या सुना था, आइलैंड के जो कुछ लड़के थे वो लोग ने ये बात फैला दी, सबको बता दी कि सैल्वाटोर वापस कभी ठीक नहीं हो सकता. द डॉक्टर टॉक्ड अ लॉट ऑफ नॉनसेंस बट ही न्यू वेरी वेल दैट नाउ ही वॉज होम अगेन ही वुड रिकवर. क्या होता है ना, डॉक्टर तो अपने हिसाब से रिपोर्ट्स देख के बोल देते कि ये वो है, तो उसके हिसाब से था कि डॉक्टर तो काफ़ी नॉनसेंस कर ही रहा था, पर उसे मन ही मन पता था, अपने विल पावर पे उसे ट्रस्ट था कि वो घर वापस आ चुका है तो वो खुद ठीक हो जाएगा. आपने देखा हो कि बहुत जन हॉस्पिटल में रहना पसंद नहीं करते, हॉस्पिटल से जब अपने घर आते तो वो जल्दी रिकवर कर पाते हैं अमंग देयर फैमिली मेम्बर्स. सो उसे अपने विल पावर पे अपने ऊपर भरोसा था कि वो ठीक हो जाएगा अगर उसकी फैमिली उसके साथ रहेगी तो. दे वर साइलेंट फॉर अ लिटिल एंड देन द मदर नज्ड द गर्ल. वो लोग कुछ टाइम तक चुप थे, फिर उसके बाद उसकी जो मॉम थी, लड़की की मॉम थी, उसने अपनी डॉटर को थोड़ा नज मतलब काइंड ऑफ अपने एल्बो से थोड़ा कूनी हटाना, मतलब एल्बो से टच करना जेंटली, बेसिकली ब्रॉट समवन जेंटली विथ वंस एल्बो इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट अटेंशन. काइंडली पोक करना अपने एल्बो से. एंड शी डिड नॉट ट्राई टू सॉफ्टन द ब्लो. मतलब अगर आप सपोज करो सैल्वाटोर को कुछ बोलना भी है तो वो लोग आराम से भी बोल सकते थे, थोड़ा सा कामली भी बोल सकते थे, पर वो लोग कोशिश भी नहीं की कि उसे वो जो शॉक देना है वो उसे आराम से दे. वो लोग एकदम जितना रूडली बोल सकते थे उतना रूड होकर उन्होंने कहा. शी टोल्ड हिम स्ट्रेट आउट विद द ब्लंट डायरेक्टनेस ऑफ हर रेस. रेस का मतलब यहाँ पे क्या है, बिना किसी गिल्ट के, बिना किसी शेम के, एकदम आराम से उन्हें उससे ब्लंटली उसने फेस पे कह दिया बेसिकली कि येस, जस्ट 1 सेकेंड, मैंने लाइन शी टोल्ड या डायरेक्टली उसने कह दिया दैट शी कुड नॉट मैरी अ मैन हु वुड नेवर बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू वर्क लाइक अ मैन. लाइक अ मैन मतलब एबल बॉडीज फिशरमैन. उनका काम देखो कैसा था ना, उनका काम फिजिकल वर्क का था, फिशरमैन थे. अब सपोज कर लो अगर वो लोग उस समय इतना मेंटली वर्क नहीं हुआ करता था कि कंप्यूटर पर बैठ के काम कर लिया, तो उन लोग का मेन काम फिजिकल था. सो वो बोलते कि हाँ, एकदम डायरेक्टली ब्लंट होके बोलती है कि वो एक ऐसे लड़के से शादी नहीं कर सकती है जो कभी इतना स्ट्रांग नहीं हो सकता फिजिकली, एक नॉर्मल लड़के की तरह काम करने लायक जो नहीं हो सकता, एक एबल बॉडी फिशरमैन जो नहीं है.
They had made up their minds, her mother and her father, and she and her father would never give consent. तो वो लोग अपना मन बना चुके थे, उसने, उसकी मॉम ने, उसके फादर ने, सबने अपना मन बना चुका था इस चीज़ को लेके, एंड उसके फादर कभी अब कंसेंट नहीं देंगे साल्वाडोर से शादी करने के लिए. इट वॉज कम्प्लीटली डिसाइडेड. when Salvatore went home he found that they all knew. जब Salvatore वहाँ से ग्रांडे मरीना से अपने घर वापस आता है तो उसे पता चलता है कि उसके घर पे सबको ये बात पता थी. The girl's father had been to tell them what they had decided, but they had lacked the courage to tell him themselves. जो लड़की के फादर होते हैं वो आते हैं इनके घर पे पहले, एंड उन्हें आके बता देते हैं कि हमें ऐसे ऐसे इंगेजमेंट नहीं करनी, हम इंगेजमेंट को तोड़ रहे हैं. बट इसकी फैमिली के अंदर इतना करेज नहीं होता है कि वो बातें डायरेक्टली अपने बेटे को कह पाए, बिकॉज दे न्यू कि ये बहुत अपसेट हो जाएगा. ही वेप्ट ऑन हिज मदर्स बॉसम. बॉसम का मतलब क्या होता है गाइस? एक वुमेन का चेस्ट या ब्रेस्ट. तो वो अपनी माँ से गले लग के रोने लग गया. ही वॉज टेरिबली अनहैप्पी. वो बहुत दुखी था. ही वॉज वेरी अनहैप्पी बिकॉज हमने जितना पढ़ा है आप लोग समझ सकते हो कि ही वॉज पैशनेटली इन लव विद दैट गर्ल. बट ही डिड नॉट ब्लेम द गर्ल. यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट उसकी कैरेक्टर के बारे में हमें बात पता चलेगी कि वो बहुत अनहैप्पी था, बट एक बार के लिए भी उसने लड़की को ब्लेम नहीं किया. बट आप, जबकि वो कर सकता था, आराम से कर सकता था, बिकॉज यहाँ पे जस्ट इमेजिन अगर आफ्टर मैरिज कुछ प्रॉब्लम होती तो क्या कर लेती वो लड़की, या उसे कुछ प्रॉब्लम हो जाती तो क्या शादी तोड़ देते, समथिंग लाइक दैट. ये आराम से बोल सकता था, बट इसने नहीं बोला कुछ भी. उसने लड़की को एकदम भी ब्लेम नहीं किया, एक भी इल वर्ड उसके लिए यूज़ नहीं किया, कर्स नहीं किया उसे. अ फिशरमैन्स लाइफ इज़ हार्ड एंड इट नीड्स स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस. एक फिशरमैन की लाइफ जो होती है ना बहुत हार्ड होती है, एंड उसमें स्ट्रेंथ चाहिए और सहन शक्ति चाहिए. एंड्योरेंस का मतलब होता है. He knew very well that a girl could not afford to marry a man who might not be able to support her. उसे ये बात अच्छे से पता थी कि कोई भी लड़की ऐसे इंसान से शादी नहीं करेगी जो उसे सपोर्ट नहीं कर सकता फिनेंशियली इन फ्यूचर. अभी तो चलो यंग है तो जैसे भी करके टाइम निकल सकता है, बट मे बी लेटर ऑन मे बी ना निकले. सो वो इस बात के लिए भी एक्सक्यूज ढूंढ लेता है कि नहीं, उसकी पर्सपेक्टिव भी ठीक है, वो गलत नहीं है. हिज स्माइल वॉज वेरी सैड. वो अपने चेहरे पे एक फेक स्माइल लेके आता है गाइस. इसकी चेहरे की जो स्माइल होती है वो बहुत सैड होती है. एंड हिज आइज हैड द लुक ऑफ अ डॉग दैट हैज़ बिन बीटन. जब एक डॉग को हम लोग बहुत मारते हैं तो आपने कभी कोई पिक्चर्स देखी होगी सर्कुलेट जो करती है सोशल मीडिया पे कि उसकी आँख कैसे भर जाती है, तो उसकी आंखों में वैसे एकदम आंसू आ रखा था, एज इफ जैसे एक डॉग को हम लोग बहुत मारते हैं वो कुछ बोल नहीं पाता है एंड उसकी आंखें भर जाती हैं. तो उसके चेहरे पे फेक स्माइल थी, आँख में एकदम आंसू आ चुके थे, डॉग वाला लुक था. बट डिड नॉट कंप्लेन. पर उसने कंप्लेन नहीं किया. वेरी गुड क्वालिटी. प्लीज़ अंडरलाइन दिस थिंग. यहाँ पे हम उसकी वन ऑफ द वेरी रेयर क्वालिटी से हम अभी डिस्कस कर रहे हैं. उसने कंप्लेन नहीं किया. एंड ही नेवर सेड अ हार्ड वर्ड ऑफ द गर्ल ही हैड लव्ड सो वेल. एंड उसने उस लड़की के लिए कभी भी कोई भी हार्श वर्ड नहीं यूज़ किया, कोई भी हार्ड वर्ड नहीं यूज़ किया उसके लिए अगेंस्ट में, जिससे उसने इतना प्यार किया. तो हम लोग भी देखते हैं, हम लोग भी कितनी बार आई हैव सीन कि लोग रिलेशनशिप के बाद बुराई करते हैं अपने एक्स की एंड ऑल दैट. बट यहाँ पे ये चीज़ हमें सीखनी चाहिए फ्रॉम दिस कैरेक्टर कि जबकि उस लड़की की गलती थी, अगर हम रीडर्स बेवकूफ़ नहीं, हमें समझ में आता है कि उस लड़की की गलती है यहाँ पे, बट स्टिल ही चोज़ कि वो उसके लिए कुछ नहीं बोलेगा बिकॉज वंस अपॉन अ टाइम ही लव्ड हर सो पैशनेटली. So yeah. Then a few months later, when he had settled down to the common round, working in his father's vineyard and fishing, his mother told him that there was a young woman in the village who was willing to marry him. Her name was Asanta. अब कुछ महीने बाद जब वो वापस आ चुका था, उसके बाद कुछ महीने बीत चुके थे एंड अब वो सेटल डाउन कर चुका था टू द कॉमन राउंड. का मतलब क्या है, जो नॉर्मल कॉमन लाइफ है वहाँ की, जो उसकी डे टू डे लाइफ थी, उसमें वो सेटल डाउन कर चुका था. अपने फादर के वाइनयार्ड एंड फिशिंग में वो काम कर रहा था. एंड तब उसकी मॉम उसे आके कहती है कि एक यंग वुमेन है विलेज में जो साल्वाडोर से शादी करने के लिए रेडी है. शी वॉन्ट्स टू गेट मैरिड टू साल्वाडोर एंड उसका नाम है असंता. शी इज़ एज अगली एज द डेविल ही सेड. सो गाइज ये पूरे चैप्टर में आई थिंक दिस इज़ द ओनली लाइन जो साल्वाडोर मतलब इतना रूडली किसी के लिए यूज़ करता है, या फिर किसी को कंपेयर कर रहा है, किसी के लुक्स को कंपेयर कर रहा है, बिकॉज लुक्स इज समथिंग जो हम खुद नहीं चूज़ करते बेसिकली. सो ये दिस इज़ द ओनली लाइन जहाँ पे आप देखोगे कि साल्वाडोर ने इस तरीके से किसी के लिए कुछ बोला है. एंड वो भी बिकॉज मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज आपको भी समझ में आएगा कि कुछ मंथ्स पहले ही उसके साथ ऐसा हुआ है कि ही वॉज इन लव विद अ ब्यूटिफुल गर्ल एंड इंगेज्ड भी हो गया था उसके साथ. एंड देन उसकी इंगेजमेंट टूट जाती है, वो लड़की मना कर देती है. सो ऑल ऑफ अ सडन व्हेन उसकी मॉम ने जब ये ऑफर किया तो एक सडन इमोशन हो जाता है ऐसा, तो उसके मुंह से ऐसा बात निकल गया बिकॉज उसके बाद वो इंस्टेंटली मान जाता है. सो दैट इज़ वाई एक रीडर इस चीज़ को फ्रेम करते हैं.
एंड आप उसको जैसे कैसे भी अज्यूम कर सकते हो, बट पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद मुझे ये समझ में आया कि ये उसका इमोशन है जो इंस्टेंटली निकलता है। शी वॉज ओल्डर दैन मी, 24 और 25, ओल्डर दैन ही, सॉरी। वो जो थी वो उससे बड़ी थी। शी वॉज अराउंड 24 और 25 एंड शी हैड बिन एंगेज्ड टू अ मैन वाइल डूइंग हिज मिलिट्री सर्विस, हैड बिन किल्ड इन अफ्रीका। सो उसकी भी इंगेजमेंट टूट चुकी होती है पहले, बट हाँ रीज़न कुछ और होता है। उसका जो फियांसी रहता है उसकी डेथ हो जाती है, बिकॉज वो भी मिलिट्री सर्विस में काम करता है एंड वो अफ्रीका में उसकी डेथ हो जाती है। ही वॉज किल्ड बेसिकली. So she had a little money of her own, and if Salvatore married her, she could buy him a boat of his own, and they could take a vineyard that by a happy chance happened at that. पहले यहाँ तक करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट में जाते हैं कि वो बेसिकली उससे बड़ी थी, 24-25 साल की थी, एंड उसकी इंगेजमेंट जिससे हुई थी उसका फियांसी की डेथ हो जाती है, एंड उसके पास खुद के कुछ सेविंग्स थे, खुद के थोड़े पैसे थे, एंड अगर साल्वाटोर उसे शादी करता तो वो उसे उस पैसों से हेल्प करती एक बोट खरीदने में, एंड वो लोग एक वाइन यार्ड को रेंट पे ले सकते थे, जो कि गुड लक से, जो कि नसीब से उस टाइम पे हैपेंड एट दैट मोमेंट टू बी विदाउट अ टेनेंट. जो वाइन यार्ड अभी उसमें कोई भी टेनेंट नहीं था, एंड फॉर्चुनेटली एक अवेलेबल भी था फॉर रेंट. सो काइंड ऑफ गाइज एक डील भी है, ये एक कंफर्ट जोन वाली डील है कि वो अगर उसे शादी करता है तो वो उसे उस मनी से बोट एंड एक वाइन यार्ड भी रेंट पे दिला देगी. एंड हमें यहाँ पे पढ़ने में वियर्ड लग रहा होगा, बट रियल लाइफ में भी ऐसी डील आई थिंक होती आ रही है, विच इज़ नॉट राइट, बट यहाँ पे वो लोग इस डील काइंड ऑफ डील लगता है मुझे ये. देन हिज मदर टोल्ड हिम दैट असंता हैड सीन हिम एट द फेस्टा. फेस्टा कोई फेस्टिवल होता है वहाँ पे, इटली में कोई फेस्टा होता है. सो उसकी मॉम उससे कहती है कि असंता ने साल्वाटोर को पहली बार उस फेस्टिवल में देखा था, एंड तभी से शी फेल इन लव विथ हिम. साल्वाटोर स्माइल्ड हिज स्वीट स्माइल एंड सेड ही वुड थिंक अबाउट इट. साल्वाटोर ये बात सुन के एक नॉर्मल सी स्माइल पास करता है, बिकॉज वो क्या बोलेगा अभी, वट ही विल से. बट एक बार तो उसने कहा कि शी इज़ एज अगली एज अ डेविल, पर जब उसे पता चला कि उसने उसे ऐसे देखा एंड शी लव्स हिम, तो वो थोड़ा काम डाउन होता है, एंड वो नॉर्मल सा हंस के बोलता है कि मैं इस बारे में सोचूंगा. ऑन द फॉलोइंग संडे, उसके बाद जो संडे आता है, ही ड्रेस्ड इन द स्टिफ black clothes in which he looked so much less well than in the ragged का मतलब है old and torn shirt and trousers of every day. He went up to the high mass at the parish church and placed himself so that he could have a good look at the young woman. So उसके बाद संडे आया, एंड वो एक स्टिफ ब्लैक कलर के कपड़े पहनता है, जिसमें वो एकदम भी कंफर्टेबल नहीं लग रहा होता है, जो उस पर एकदम नहीं खिलता है. बिकॉज क्या होता है ना, काफ़ी बार कपड़े अच्छे होते हैं, पर अगर आप उसे कॉन्फिडेंटली कैरी नहीं करोगे तो वहाँ पे अच्छा नहीं लगता है. तो सेम हैपेंड विथ हिम. जो क्लोथ वो पहन रखा था, क्लोथ्स एकदम स्टिफ ब्लैक कलर के थे, जिसमें वो एकदम भी कंफर्टेबल नहीं था, बल्कि वो रैग्ड कपड़े जो पहनता है, ओल्ड एंड टॉर्न क्लोथ्स, शर्ट जो पहनता है उस पर वो ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है, तो वो ज़्यादा उस पर उभर के दिखते हैं. एंड देन वो हाई मास एट द पैरिश चर्च में गया. हाई मास मतलब बहुत ग्रुप में लोग आते हैं, वहाँ पे सेरेमनीज होती है, पैरिश चर्च वहाँ पे जो होता है, वहाँ पे वो गया, एंड वहाँ पे वो बैठा, एंड ही वॉज लुकिंग एट असंता देयर, कि कैसी है वो एंड ऑल दैट थिंग. व्हेन ही केम डाउन अगेन ही टोल्ड हिज मदर दैट ही वॉज विलिंग. जब वो वापस आता है वहाँ से, तो वो अपनी मॉम को बोलता है कि ओके फाइन, आई एम विलिंग टू गेट मैरिड टू हर. बिकॉज अभी वो प्रैक्टिकल अप्रोच ले रहा है बेसिकली, कि उसको भी अपनी लाइफ में सेटल डाउन होना है, एंड लड़की अच्छी है, एंड शी ऑल्सो वॉन्ट्स टू गेट मैरिड टू हिम, एंड उसकी शादी करने से उसे भी थोड़ा हेल्प हो जाएगा. ही विल बी एबल टू बाय अ बोट, एंड एक वाइनलेट को वो रेंट पे ले सकता है, एंड ऑल दैट स्टफ. सो फ्रॉम एवरी पर्सपेक्टिव थोड़ा सा ठीक लग रहा था वो. वेल दे वर मैरिड एंड दे सेटल डाउन इन अ टाइनी वाइट वॉश्ड हाउस इन द मिडल ऑफ अ हैंडसम वाइन यार्ड. नाउ दे आर मैरिड, एंड वो एक छोटे से वाइट वॉश्ड हाउस में, एक बड़े से वाइन यार्ड के बीच में एक छोटे से वाइट कॉटेज टाइप के घर में वो लोग रहते हैं. Salvatore was now a great, big, husky fellow, tall and broad, but still with that ingenuous smile and those trusting, kindly eyes that he had as a boy. अब साल्वाटोर एक ग्रेट बिग हस्की फेलो हो गया था, मतलब वो थोड़ा बड़ा एंड स्ट्रॉन्ग हो चुका था, मतलब मैनली हो गया था, काइंड ऑफ थिंग, मैनली लग रहा था वो काफ़ी. ही वॉज वेरी टॉल, नाउ बहुत चौड़ा हो चुका था, ब्रॉड हो चुका था. फिजिकली मे बी उसकी बॉडी में चेंजेस ज़रूर आए होंगे, बट अभी भी इसके चेहरे पे वो इंजीनियस स्माइल मतलब वो ओरिजिनल स्माइल. इंजीनियस का मतलब क्लेवर, ओरिजिनल, इन्वेंटिव होता है, पर यहाँ पे ओरिजिनल इज़ द वर्ड. उसकी जो स्माइल होती है वो एकदम ओरिजिनल होती है, एंड वो आंखें जो होती हैं एकदम ट्रस्टिंग, काइंडली है. उसके आइज़ में जो काइंडनेस टीनेज में देखने को मिलती थी, केयर फ्री एंड काइंडनेस जो थी, वो अभी भी देखने को मिलती है. तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि फिजिकल अपीयरेंस ज़रूर चेंज हुआ है साल्वाटोर का, बट जो उसका रूट नेचर था वो नहीं चेंज हुआ है. ही हैड द मोस्ट ब्यूटिफुल मैनर्स आई हैव एवर सीन इन माई लाइफ.
तो यहाँ पे ऑथर बोल रहे कि मैंने ऐसा लड़का अपनी लाइफ में नहीं देखा है जो जिसके अंदर इतना मैनर्स हो, जो इतना ग्रेसफुल हो, मैंने कभी नहीं देखा है ऐसा लड़का। असंता वॉज अ ग्रिम वाइसेज्ड फीमेल। ग्रिम वाइसेज का मतलब क्या होता है, थोड़ी ग्लूमी और सीरियस टाइप की दिखने वाली फीमेल थी वो। असंता का जो चेहरा था थोड़ा सीरियस टाइप का था, जो ग्लूमी ग्लूमी सा होता है, डल सा होता है, वैसा। विथ डिसाइडेड फीचर्स, डिसाइडेड मतलब क्लियर फीचर्स थे, फीचर्स उसके बहुत शार्प नहीं थे, एकदम पर्टिकुलर क्लियर फीचर्स थे। एंड शी लुक्ड ओल्ड फॉर हर ईयर्स। एक तो देखो गाइज, वो सैल्वाटोर से बड़ी थी, एंड देन अपनी एज के हिसाब से भी वो बड़ी लगती थी, तो कहने का मतलब है उसकी जो उम्र थी 24-25 साल, वो उससे भी बहुत ज़्यादा बड़ी लगती थी। बट शी हैड अ गुड हार्ट एंड शी वॉज नो फूल। बट उसका दिल बहुत अच्छा था एंड वो डम्ब नहीं थी बेसिकली। उसके ओपिनियंस खुद के थे, उसका खुद का थॉट प्रोसेस था, अपना दिमाग वो यूज़ करती थी, वो कोई फूल नहीं थी। आई यूज टू बी अम्यूज्ड by the little smile of devotion that she gave her husband when he was being very masculine and masterful. एंड यहाँ पे ऑथर बता रहे हैं कि वो बहुत अम्यूज फील करते थे, काफ़ी, जब उससे बहुत उन्हें फ़नी लगता था काफ़ी, जब वो अपने हस्बैंड को एक नॉर्मल सी स्माइल देती थी, जब वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग या बहुत पावरफुल बिहेव करता था, मतलब वो जब चाइल्डिश बिहेव करता था तो वो अपने हस्बैंड को एक स्माइल बिहेव करती थी, रेसिप्रोकेट करती थी, कहने का मतलब है यहाँ पे। सो ही यूज टू फाइंड इट वेरी फनी और यू कैन से इट इज़ क्यूट। तो वो काफ़ी उसे अप्रिशिएट करती थी, कहने का मतलब है, अपने रिलेशनशिप को काफ़ी बैलेंस्ड रखा था उसने। शी नेवर सीज्ड टू बी टच्ड बाई हिज जेंटल स्वीटनेस। वो सीज मतलब स्टॉप्ड, वो कभी भी उसकी जेंटल स्वीटनेस को एक्सेप्ट करने से कभी उसने खुद को स्टॉप नहीं किया। शी एक्सेप्टेड हिम द वे ही वॉज बेसिकली, बट शी कुड नॉट बेयर द गर्ल हु हैड थ्रोन हिम ओवर एंड नॉट विथ स्टैंडिंग सैल्वाटोर्स स्माइलिंग। बट यहाँ पे एक जगह पे वो सैल्वाटोर से और डिफरेंट है। अगर सैल्वाटोर और असंता के कैरेक्टर स्केच में डिफरेंस पूछा जाएगा तो आपको इसे मेंशन करना पड़ेगा कि वो थोड़ी सीरियस लुकिंग वुमेन थी, वो थोड़ी बड़ी थी उससे, बट शी वॉज नॉट अ फूल। एंड देन यू कैन राइट कि वो उस लड़की को एकदम भी विथस्टैंड नहीं कर सकती थी, मतलब जिस लड़की ने सैल्वाटोर को छोड़ा था वो हमेशा उसके लिए कुछ ना कुछ फालतू बातें बोलती थी। एंड नॉट विथ स्टैंडिंग सैल्वाटोर्स स्माइलिंग एक्सपोस्टलेशंस, इसका मतलब क्या है, प्रोटेस्ट और डिसएग्रीमेंट विद समथिंग, शी हैड नथिंग बट हार्श वर्ड्स फॉर हर। तो उसके लिए, उस लड़की के लिए सिर्फ हार्श वर्ड्स थे, बिकॉज उसे लगता था कि जो उसने किया सैल्वाटोर के साथ वो बहुत गलत था। ठीक है, तो जब भी उसकी बात होती तो वो कभी भी सैल्वाटोर की जितनी शी वॉज नॉट दैट बिग हार्टेड और समथिंग लाइक दैट, वो एग्जैक्टली उसके लिए वो बोलती, वो हार्श वर्ड यूज़ करती थी। प्रेजेंटली चिल्ड्रन वर बॉर्न टू देम एंड अब उनके बच्चे भी हो चुके थे। इट वॉज अ हार्ड इनफ लाइफ, ज़िंदगी बहुत डिफिकल्ट थी। ऑल थ्रू द फिशिंग सीजन टूवर्ड्स इवनिंग ही सेट आउट इन हिज बोट विथ वन ऑफ हिज ब्रदर्स फॉर द फिशिंग ग्राउंड्स। फिशिंग का भी एक पूरा सीज़न होता होगा, तो शाम के समय पे वो बोट में सेट आउट करता था अपने दोनों भाई में से एक भाई के साथ फिशिंग ग्राउंड तक जाने के लिए। इट वॉज अ लॉन्ग पुल ऑफ 6 or 7 miles। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि ये लोग को रोज़ 6 से 7 माइल्स तक पुल करना पड़ता था। एंड ही स्पेंड द नाइट कैचिंग द प्रॉफिटेबल कटल फिश। एंड वो रात पूरा स्पेंड करता था वो कटल फिश को कैच करने में, बिकॉज कटल फिश को प्रॉफिटेबल क्यों बोला गया, क्योंकि वो ज़्यादा सेल होता था बेसिकली। Then there was the long row back again in order to sell the catch in time for it to go on the early boats to Naples. अगेन उसके बाद वापस जब वो लोग फ़िश को कैच कर लेते वापस उन्हें पैडल बैक करके आना पड़ता था ताकि वो उस फ़िश को टाइम पे सेल भी कर पाए, नेपल्स जाके। सो बेसिकली अब फ़िश को अगर रख देंगे तो फ्रेश भी तो नहीं रहता ना, तो उन्हें जल्दी जल्दी अगर कैच कर ले जाके उन्हें सेल भी करना होता था। तो इट वॉज सो डिफिकल्ट, आप इमेजिन कर सकते हो। एट अदर टाइम्स ही वॉज वर्किंग इन हिज वाइन यार्ड फ्रॉम डॉन टिल द हीट ड्रोव हिम टू रेस्ट एंड देन अगेन। एंड दूसरे टाइम पे वो अपने वाइनर में काम करता रहता था सुबह से लेके शाम तक, एंड व्हेन इट वॉज अ ट्रिफल कलर टिल डस्क, जब तक हल्का हल्का शाम नहीं होने लगता, जब थोड़ा धूप कम नहीं होती, वो सुबह से लेके शाम तक काम करता था। Often his rheumatism prevented him from doing anything at all. Then he would lie about the beach, smoking cigarettes with a pleasant word for everyone, notwithstanding the pain that racked his limbs. The foreigners who came down to Bath and saw him there said that these Italian fishermen were lazy devils. So कभी कभार क्या होता था, कभी कभार रिमैटिज्म के कारण वो एकदम भी काम नहीं कर पाता था। एंड देन उससे कभी कभी उसकी बॉडी एकदम सपोर्ट नहीं करती थी। एंड उन दिनों में वो बीच में एकदम लेज़ी इंसान की तरह लाई करके लेटा रहता था, आराम से सिगरेट स्मोक करता था एंड सबसे हंसते खेलते बात करता, कभी किसी के लिए कुछ बोलता नहीं, या अपने पेन को भी वो
सबको बताता नहीं कि मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, या अपने पेन के बारे में डिस्कस करना, या अपनी बीमारी के बारे में डिस्कस करना. एंड ही यूज़ टू सफ़र विथ एक्सट्रीम पेन, रिमेटिज्म के कारण वो कभी भी इस चीज़ को लेके लोगों से डिस्कस नहीं करता था. ही यूज़ टू टॉक अबाउट गुड थिंग्स विद पीपल. एंड जो फॉरेनर्स कभी वहाँ पे क्रॉस करते थे, जो आते थे वहाँ पे बात लेने के लिए, एंड वो लोग जब देखते थे कि फिशरमैन ये जो है साल्वाटोर ऐसे लेटा हुआ है, तो वो लोग जज करते थे बेसिकली कि जो इटालियन फिशरमैन होते हैं वो एकदम लेजी डेविल्स होते हैं, इन लोग से काम नहीं होता, ये लोग लेजी होते हैं. तो वो उसे बेचारे को कमेंट्स भी सुनने पड़ते थे लोगों के, जबकि किसी को पता भी नहीं कि व्हाट ही वाज सफरिंग, व्हाट ही वाज गोइंग थ्रू बेसिकली. नाउ समटाइम्स ही यूज टू ब्रिंग हिज चिल्ड्रन डाउन टू गिव देम अ बात. कभी कभार अपने बच्चों को लेके आता बात करवाने के लिए, जैसे वो अपने भाइयों को करवाता था छोटे में. दे वर बोथ बॉयज़ एंड एट दिस टाइम द एल्डर वॉज 3 एंड द यंगर लेस देन 2. दोनों लड़के थे. बड़ा वाला जो बेटा था वो 3 साल का था, एंड छोटा वाला 1.5 साल का था, 1.5 ईयर. दे स्प्रॉल्ड का मतलब क्या होता है? सिट, लाई और फॉल विथ वंस आर्म्स एंड लेग्स स्प्रेड आउट इन एन अनगेनली वे. ठीक है, बैठ के इधर उधर स्प्रॉल करना वैसा. अबाउट एट द वाटर्स एज स्टार्क naked and Salvatore standing on a rock would dip them in the water. एंड वो लोग स्प्रॉल करते थे वाटर के एकदम एज पे, किनारे पे जाके, कम्प्लीटली नेकेड, कपड़े कुछ भी नहीं पहने होते थे उन लोगों ने. एंड सैल्वाटोर एक रॉक के ऊपर खड़ा होकर उन्हें पकड़ के पानी में डिप करता था. जैसे हम लोग बच्चों को नहलाते हैं ना, उन्हें पकड़ते होल्ड करते हैं, तब पानी में डिप करके उन्हें निकालता था. द एल्डर वन बोर इट विद स्टोइसिज्म. स्टोइसिज्म क्या मतलब क्या होता है? इंड्योर करना पेन को या हार्डशिप को. जो उसका बड़ा बेटा था बेसिकली, जो 3 साल का था, वो आराम से, स्टोइसिज्म मतलब इंड्योरेंस ऑफ पेन और हार्डशिप विदाउट द डिस्प्ले ऑफ फीलिंग्स एंड विदाउट कंप्लेन. मतलब वो चुपचाप आराम से उसे सह लेता था, उस पेन को, पानी के अंदर जो बार बार उसे डिप करके निकाला जाता था, क्योंकि वो समझता था वो विदाउट कंप्लेन, बिकॉज ही वॉज अ बिट ओल्डर दैन द यंगर वन. बट जो बेबी था वो बहुत स्क्रीम करता था, बिकॉज ही वॉज जस्ट 1.5 ईयर ओल्ड, एंड ही यूज टू स्क्रीम स्ट्रांगली. लस्टली का मतलब यहाँ पे स्ट्रांगली से है. सैल्वाटोर हैड इनॉर्मस हैंड्स लाइक लेग्स ऑफ मटन. सैल्वाटोर के जो हाथ थे ना, बहुत बड़े बड़े थे, जैसे कि मटन के लेग्स होते, वैसे उसके हाथ बहुत बड़े थे. कोर्स मतलब बहुत रफ एंड हार्श, बिकॉज वो बहुत काम करता था, फिजिकल वर्क बहुत था, उसके हाथ पाँव काफ़ी रफ एंड हार्श थे. एंड हार्ड फ्रॉम कॉन्स्टेंट टॉयल. एंड हार्ड भी हो चुके थे, बिकॉज एज आई टोल्ड यू बहुत मेहनत करनी पड़ती थी वो लोग को. तो इस वजह से उसके हाथ पाँव बहुत सख्त हो चुके थे. But when he bathed his children, holding them so tenderly, drying them with delicate care, upon my word, they were like flowers. बट जब वो अपने बच्चों को नहलाता था, वो उन्हें बहुत ही प्यार से, बहुत ही टेंडरली एकदम पकड़ता था, एंड उन्हें आराम से ड्राई करता था, एकदम डेलिकेटली, आराम से उन्हें टाल से एकदम ड्राई अप करता था. एंड अगर ऑथर की वर्ड्स में बोला जाए तो एकदम फ्लावर्स की तरह, जैसे आप एक फ्लावर को ट्रीट करते हो ना, एकदम डेलिकेटली प्लग करते हो एंड डेलिकेटली उसे होल्ड करते हो, तो ही यूज टू ट्रीट हिज किड्स लाइक फ्लावर्स. He would sit the naked baby on the palm of his hand and hold him up. वो अपने 1.5 साल के बच्चे को अपने हैंड की पाम पे होल्ड करके उसे ऊपर की तरफ होल्ड करता, उसके संग हंसी मजाक करता, laughing a little at his smallness, and his laugh was like the laughter of an angel. His eyes then were as candid as his child's. तो अपने बच्चे को अपनी हाथ में मतलब पाम पे रख के ऊपर की तरफ करता, एंड उसके संग हंसी मजाक करता, उसके स्मॉलनेस पे, उसकी छोटी सी हाइट पे हंसी उड़ाता, उसके संग मस्ती करता. एंड उसकी आइज़ में उस समय जो हंसी थी ना, वो एकदम बच्चे वाली थी, एकदम ट्रुथफुल थी. उसकी आइज़ एकदम कैंडिड, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ट्रुथफुल थी, जैसे कि एक बच्चे की होती है. नाउ अब जो पैराग्राफ आ रहा है ये हमारे लिए लिखा गया है. जो फर्स्ट लाइन ऑथर ने स्टार्ट की थी, आई वंडर इफ़ आई कैन डू इट, उसका कंटिन्यूएशन है ये रीडर्स के लिए है. I started by saying that I wondered if I could do it, and now I must tell you what it is that I have tried to do. As I told you कि ऑथर ने ट्राई किया हम सबको क्यूरियस रखने का थ्रू आउट द स्टोरी, कि वो कहना क्या चाह रहे बेसिकली. तो अब वो हमें बताएंगे कि उनका मैसेज क्या था जो ही वॉन्टेड टू कन्वे टू अस. I wanted to see whether I could hold your attention for a few pages while I drew for you the portrait of a man. यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि मैं ये देखना चाहता था कि मैं आप लोगों का अटेंशन होल्ड कर पाता हूँ कि नहीं फॉर फ्यू पेजेस, जब मैं एक मैन का पोर्ट्रेट आपके सामने रख रहा हूँ अबाउट एंड हिज कैरेक्टरिस्टिक्स. जस्ट एन ऑर्डिनरी फिशरमैन हु पोजेस नथिंग इन द वर्ल्ड एक्सेप्ट अ क्वालिटी विच इज़ द रेयरेस्ट, द मोस्ट प्रेशियस एंड द लवलीस्ट दैट एनी वन कैन हैव. तो एक ऐसे इंसान के बारे में मैंने पोर्ट्रेट यहाँ पे किया है कि एक ऑर्डिनरी फिशरमैन जो एक क्वालिटी पोजेस करता है जो बहुत ही रेयर है, जो बहुत ही प्रेशियस है, जो किसी के पास नहीं होती ये क्वालिटी, एंड बहुत मुश्किल से किसी के वो भगवान देते हैं. हेवन ओनली नोज वाई ही शुड सो स्ट्रेंजली एंड अनएक्सपेक्टेडली हैव पोजेस्ड इज. भगवान ही जानते हैं कि क्यों इस इंसान को भगवान ने चूज़ किया, एंड हाउ ही सो स्ट्रेंजली एंड अनएक्सपेक्टेडली हैव पोजेस्ड इज, कि कैसे इसके अंदर ये रेयर क्वालिटी आई अनएक्सपेक्टेडली, ओनली गॉड नोज दैट.
All I know is that it's shown in him. All I know is that it's shown in him with a radiance that, if it had not been unconscious and so humble, would have been to the common run of men hardly bearable. इसका मतलब क्या है कि ऑथर कह रहे कि मुझे जितना पता है, ये जो क्वालिटी है उसके नेचर में रिफ्लेक्ट करती थी, लाइक इट इज़ टू ग्लो फ्रॉम विद इन, उसके नेचर से, उसकी वाइब से रिफ्लेक्ट करती थी। क्या होता है ना गाइस, जब हम किसी से मिलते हैं तो आप देखते हो कि अगर फर्स्ट टाइम इफ़ यू आर मीटिंग समवन, उनकी वाइब आपको फील होती है। अगर किसी की वाइब बहुत नेगेटिव है, सो यू जस्ट वांट टू कीप मेंटेन डिस्टेंस फ्रॉम दैट पर्सन। फर्स्ट टाइम मिलके भी आपको एक वाइब आएगी। सो सैल्वाटोर की जो वाइब थी ना, वो बहुत पॉजिटिव थी, वो रिफ्लेक्ट करती थी उसके नेचर में, जो क्वालिटी थी वो एकदम ग्लो करता था। इट यूज टू अगर सैल्वाटोर आएगा तो कोई भी उसकी वाइब से समझ जाएगा दैट या दिस पर्सन इज़ वेरी गुड। इफ़ इट हैड नॉट बीन अनकॉन्शियस एंड सो हम्बल, वुड हैव बीन टू द कॉमन रन ऑफ मैन हार्डली बेरेबल। बिकॉज उसे इस बारे में पता नहीं था, वो अनकॉन्शियसली क्वालिटी को होल्ड करके रखता था। अदरवाइज एक कॉमन इंसान के लिए इतनी अच्छी क्वालिटी होल्ड करना बेरेबल नहीं होता, बिकॉज वो अनकॉन्शियसली उसके पास ये क्वालिटी थी जो उसे भी नहीं पता होगी। सो इस वजह से वो इस क्वालिटी के साथ जी पाया। एंड इन केस यू हैव नॉट गेस्ड व्हाट द क्वालिटी वॉज, आई विल टेल यू, गुडनेस, जस्ट गुडनेस। सो क्वालिटी की वो कौन सी क्वालिटी है जिसके बारे में ऑथर ने पूरे चैप्टर में बात की है, वो है गुडनेस, अच्छाई। मतलब सिर्फ अच्छाई और कोई वर्ड नहीं, गुडनेस, जस्ट गुडनेस। हमने जो पूरा चैप्टर पढ़ा उसमें कितने सारे सिचुएशन ऐसे हैं जब वो ब्लेम कर सकता था हम दूसरों को अपने सिचुएशन के लिए, अपने लाइफ के लिए, कि उसने मेरे साथ ऐसा किया। उस लड़की को वो ब्लेम कर सकता था, मिलिट्री सर्विस वहाँ पे जो जॉब कर रहा था वहाँ पे घर आगे सबको ब्लेम कर सकता था कि मैं काम नहीं करूँगा बिकॉज आई एम नॉट फिजिकली फिट, या फिर फॉर एनीथिंग वो ब्लेम कर सकता था। बट उसने कभी भी कंप्लेन नहीं किया, कभी भी ब्लेम नहीं किया। अपनी लाइफ का सारे हैपनिंग्स का जिम्मेदारी उसने अपने ऊपर लिया। एंड कभी भी पीठ पीछे भी कभी किसी के लिए इल वर्ड्स नहीं यूज़ किए। सो बेसिकली दिस रेयर क्वालिटी इज़ नोन एज गुडनेस। एंड ये जो लास्ट लाइन मैंने लिखा है, ये आप अगर इसके ऊपर कुछ समरी या कुछ 20 मार्क 16 मार्क का लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो आप ये कोट लिख सकते हो। मुझे जो ऐसा लगता है, ही वॉज अ कॉमन मैन विद एन अनकॉमन सोल। बहुत ही साधारण सा व्यक्ति था, पर उसका जो आत्मा थी, जो उसकी सोल थी, बहुत ही अनकॉमन थी, बहुत ही रेयर थी, जो हमें नहीं दिखने को मिलती है। किसी भी इंसान के पास, हम लोग भी कितनी बार क्या होता है गाइस कि हम लोग भी अपनी लाइफ में हर एक चीज़ के लोगों को ब्लेम करते हैं कि मैं तो पढ़ के गई थी, पर ये वही चैप्टर आ गया जो मैम ने नहीं पढ़ाया था, मेरे पास ऐसा क्वेश्चन आंसर्स नहीं था, या मेरे पास ये नहीं था, वो नहीं था। हम लोग कंप्लेन करते हैं। बट यहाँ पे सैल्वाटोर का जब जेन्युइनली वो कंप्लेन कर सकता था, बिकॉज जेन्युइनली लोग उसके साथ रूड थे, गलत किया था, बट स्टिल ही चोज टू वो फॉरगेट एंड फॉरगिव की थ्योरी में बिलीव करता था कि लोगों को फॉरगिव एंड फॉरगेट, बेसिकली कि लोगों को माफ़ कर दो एंड उन्हें भूल जाओ एंड मूव ऑन करो। फॉरगिव एंड फॉरगेट एंड देन मूव ऑन इन योर लाइफ विथ वॉट एवर यू हैव। सो प्लीज़ ये लेसन को अपने लाइफ में आप इनकलकेट करो, इसको आप एक्सेप्ट करो। एंड या अगर आपको कुछ और इसका क्वेश्चन आंसर्स भी जानना है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बोलो। प्लीज़ 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 गाइज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है कि मैं और चैप्टर्स को एडिट करके एक्सप्लेन करूँ। एंड डू फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल, मैं उसका भी नीचे डिस्क्रिप्शन दे दूँगी। एंड मेरा एक और यूट्यूब चैनल है जहाँ पे मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की है, लाइफ स्टाइल ब्लॉगिंग चैनल है वो, तो उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में हैंडल मेंशन कर दूँगी। तो प्लीज़ अगर हो सके तो उसे भी फॉलो करना। एंड कुछ भी आपको फीडबैक देना हो या कुछ भी आपको क्वेश्चन हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। डू लाइक दिस वीडियो एज वेल। सो या बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे होम।